तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी भाई आप लोगों की, यूनिट 3 कब आएगी। सारी यूनिट्स आ गई हैं, 1 2 4 5। 3 यूनिट कब अपलोड करोगे, थर्ड यूनिट कब अपलोड करोगी, थर्ड यूनिट कब अपलोड करोगे। तो लो भाई, आप लोग डिमांड करो और मैं वो पूरी ना करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम्स आ रहे हैं तो चलो फिर आपकी डिमांड पर यूनिट 3 डेटा एनालिटिक्स की पहला टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। अब स्ट्रीम्स क्या होता है, अगर रियल लाइफ में हम सारी चीज़ें आपको पता है, रियल लाइफ में लिंक कर करके पढ़ते हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छे से हमें समझ आता है। तो स्ट्रीम्स क्या होता है हमारा, मतलब पानी है और वो बह रहा है। पानी तो हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो डेटा स्ट्रीमिंग क्या होता है, हमारा एक प्रोसेस है जिसमें हम कॉन्टिन्यूअसली डेटा को कलेक्ट करते हैं। मतलब जैसे हमारा पानी है, अब वो पानी हमारा कॉन्टिन्यूअसली बहे जा रहा है, तो मतलब अगर ओशन की बात करें तो उसमें कॉन्टिन्यूअस वे में पानी आता रहता है। तो सेम तरीके से यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस कलेक्शन है डेटा का, जो कि जनरेट एंड एज इट इज जनरेटेड एंड मूविंग इट टू अ डेस्टिनेशन। तो मतलब यहाँ से ये एक जगह पे यहाँ पानी जनरेट हो रहा है और वो अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहा है, जिस भी रिवर में उसे जाना है, जहाँ पर भी जाना है। तो सेम यहाँ पर डेटा स्ट्रीमिंग है कि डेटा स्ट्रीमिंग क्या है, हमारे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कॉन्टिन्यूसली डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे जनरेट करते हैं और उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाते हैं। तो डेटा जो है यूजुअली कैसे हैंडल करते हैं, यहाँ पर हम स्ट्रीम प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम अपने डेटा को हैंडल करते हैं, क्योंकि हमारा डेटा कॉन्टिन्यूस होता है। अब स्ट्रीम प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या क्या करता है, उसे एनालाइज करने में हेल्प करता है, उसे स्टोर करने में हेल्प करता है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उन पे कैसे एक्ट करना है, हमें कैसे डेटा को एनालाइज करना है, वो विजुअलाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अगर हमारी कोई ट्रेडिशन स्टैटिक डेटा सेट्स थे, तो वहाँ पर क्या होता था, डेटा हम अगर स्ट्रीम की फॉर्म्स में है तो वो हमारा कलेक्ट नहीं हो पा रहा था। मतलब क्योंकि कॉन्टिन्यूअस डेटा है तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई कॉन्टिन्यूअस डेटा को कैसे कलेक्ट करें। अगर चंक्स में डेटा आ रहा है तो उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस डेटा है, थोड़ी सी देर के लिए भी अगर हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो पूरा मतलब बहुत सारे डेटा हम छोड़ सकते हैं, बहुत सारा डेटा हमारा लॉस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर डेटा स्ट्रीम्स जो होती है हमारी डायनामिक होती है, रियल टाइम प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है ताकि वो एनालाइज़ कर सकें और एक्सट्रैक्ट कर सकें जो भी हमारे वहाँ पर एक्शनेबल इनसाइट्स चल रहे हैं। तो हमें कुछ असम्पशन्स लेनी होती हैं स्ट्रीम कॉन्सेप्ट में या फिर डेटा स्ट्रीमिंग में। तो हमारी असम्पशन्स क्या-क्या होती है कि जो डेटा अराइव हो रहा है वो हमारा स्ट्रीम्स की फॉर्म में है या फिर स्ट्रीम की फॉर्म में। मतलब या तो बहुत ही ज़्यादा बहाव है पानी का, या फिर मतलब डेटा हमारा बहुत ही ज़्यादा बह रहा है, या फिर थोड़ा ऐसे बहाव में है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। सो द नेक्स्ट इज़ कि इफ नॉट प्रोसेस्ड इमीडिएटली इट लॉस्ट फॉरएवर। मतलब अगर डेटा हमारा यहाँ से फ्लो हो रहा है और फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा हमारा फ्लो हो रहा है, हम थोड़ी-सी देर के लिए भी फॉर अ सेकंड अगर हम यहाँ से थोड़ा-सा भी आगे बढ़े और हमने हमारा डेटा कुछ चला गया, तो डेटा तो वो कंटीन्यूअस है। तो मतलब जो डेटा कंटीन्यूअस है वो तो अब लॉस्ट हो गया फॉरएवर, अब वो हमें नहीं मिल सकता। पीछे से जो पानी आ रहा है वो बहते-बहते आगे आ जाएगा, और वो वाला जो पानी था वो तो फॉरएवर के लिए चला गया, वो हमें भी नहीं पता वो कहाँ गया है वो वाला पानी या फिर वो वाला डेटा। तो यहाँ पर जो मैं पानी-पानी बोल रही हूँ इट मीन्स डेटा। रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल में मैं आपको लिंक कर कर बता रही हूँ। सो तो जो भी डेटा हमारा अगर जो भी हम डेटा को प्रोसेस करते हैं वो हमारा फॉरएवर के लिए चला जाता है, मतलब हमें फिर वापस कभी नहीं मिलता। स्पीड ऑफ डेटा अराइवल इज़ हाई, जो डेटा की अराइवलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि कंटीन्यूअस फ्लो होता है, मतलब हमें नहीं पता वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कौन-सा उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन-सा उसका एंड पॉइंट है। डेटा जो है हमारा वो कंटीन्यूअस फ्लो में है। द नेक्स्ट इज रियल टाइम प्रोसेसिंग। अब रियल टाइम प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, उसका कॉन्टिन्यूअस नेचर है। अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है, उसका ट्रांजिएंट नेचर। ट्रांजिएंट नेचर का मतलब क्या है कि डेटा जो है वो हमारा स्ट्रीम्स में है। सो इट मे बी स्टोर्ड परमानेंटली, इट मे नॉट बी स्टोर्ड परमानेंटली। अब हम डेटा हमारा स्ट्रीम्स में आ रहा है तो हम उसे परमानेंटली तो स्टोर नहीं कर सकते। अब इतना सारे डेटा है, परमानेंटली डेटा आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, हम उसे कहाँ स्टोर करें। एक बार को मतलब नया डेटा आएगा तो हमें पुराने डेटा को तो निकालना होगा कलेक्ट करने के लिए, इतनी मेमोरी हम कहाँ से लाएँगे। तो यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं स्लाइडिंग विंडोज़ का। सो नेक्स्ट इज़ योर हेटेरोजेनिटी। हेटेरोजेनिटी का मतलब क्या है कि बहुत सारे अलग-अलग सोर्सेज़ हैं, डेटा जो हमारा आ रहा है ज़रूरी नहीं है एक ही सोर्सेज़ से आ रहा है, वो काफ़ी सारे सोर्सेज़ से मिक्स्ड अप होकर भी आ सकता है। नेक्स्ट इज़ योर एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रीम। अब डेटा स्ट्रीम्स की एप्लीकेशन क्या है कि
ये हमारा सोशल मीडिया एनालिटिक्स में यूज़ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल योर ट्विटर, इंस्टाग्राम के ट्रेंड्स टॉपिक्स देखने के लिए। आईओटी में स्मार्ट सेंसर्स और क्या नाम है टेम्परेचर देखने के लिए, प्रेशर, परफॉर्मेंस देखने के लिए। ई-कॉमर्स में इट इज़ वेरी मच यूज़फुल फॉर स्ट्रीमिंग, कस्टमर इंटरैक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम्स में यूज़ होता है। फाइनेंस में हम यूज़ करते हैं इसे स्टॉक को एनालाइज़ करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन में हम यूज़ करते हैं ट्रैफिक का फ्लो देखने के लिए। जीपीएस डिवाइसेज़ में हम इसे यूज़ करते हैं। सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन हैंडलिंग डेटा स्ट्रीम्स? अब क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं हमारे पास स्ट्रीम्स को हैंडल करने के लिए? अब हमें भी पता है कि भाई कंटीन्यूअस डेटा है और वो कितना ही मुश्किल होगा कलेक्ट करना। अगर कोई चीज़ कंटीन्यूअसली आई जा रही है तो इट इज़ वेरी, वेरी, वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो उसकी स्केलेबिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेटेंसी में प्रॉब्लम होगी। लेटेंसी का मतलब हम कैसे टाइम को मिनिमाइज़ करें बिटवीन जो भी हमारा डेटा आ रहा है और उसमें क्या-क्या एक्शंस हो रहे हैं, तो हम उसे कितनी जल्दी हम कैसे कर सकते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन। नेक्स्ट वाज़ योर डेटा की क्वालिटी। हमें डेटा की क्वालिटी भी एक्यूरेट रखनी है, डेटा कंटीन्यूअसली आ रहा है, उसे कलेक्ट भी करना है, उसकी एक्यूरेसी भी देखनी है, उसकी रिलायबिलिटी भी देखनी है, ताकि हम फर्दर उसे स्ट्रीमिंग के लिए भेज पाएँ। सो नाउ स्ट्रीम डेटा मॉडल। अब स्ट्रीम डेटा का मॉडल क्या है कि हमारा स्ट्रीम यहाँ पर एंटर होती है। स्ट्रीम एंटर होकर हमारी आती है स्ट्रीम प्रोसेसर में। अब स्ट्रीम प्रोसेसर में हमारे पास होती हैं 2 तरह की क्वेरीज़, स्टैंडिंग क्वेरी और एड हॉक क्वेरी। यहाँ से डेटा हमारा फर्दर प्रोसेस होके एक आउटपुट स्ट्रीम देता है हमें। सो यहाँ पर जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो 2 तरह की मेमोरी में स्टोर होता है, आर्काइवल स्टोरी और लिमिटेड वर्किंग स्टोरी। तो डायग्राम तो अब हमने समझ लिया है, इसकी थोड़ा-सा डिटेल में हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो डेटा हमारा एंटर होता है तो मतलब डेटा स्ट्रीम मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है, डेटा स्ट्रीम मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि एनी नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कैन एंटर इनटू द सिस्टम। कितनी भी नंबर ऑफ स्ट्रीम्स हमारी सिस्टम के अंदर आ सकती हैं। हर एक स्ट्रीम हमें प्रोवाइड करती है एलिमेंट्स। सो ईच स्ट्रीम कैन प्रोवाइड एलिमेंट्स एट इट्स ओन शेड्यूल। जो भी उसने अपना एलिमेंट शेड्यूल करा हुआ है वही एलिमेंट वो हमें प्रोवाइड करेगी। दे नीड नॉट टू हैव द सेम डेटा रेट्स और डेटा टाइप्स। तो ज़रूरी नहीं है कि उनका डेटा टाइप सेम ही हो। मतलब जो भी हमारी कंटीन्यूअस स्ट्रीम्स आ रही हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि भाई सारा डेटा सेम ही हो। उसमें डेटा टाइप्स अलग-अलग भी हो सकते हैं, टाइम का भी मिसमैच हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे एलिमेंट्स का टाइम यूनिफ़ॉर्म हो और डिफरेंट टाइम्स भी हो सकता है। तो द रेट एट व्हिच द डेटा कैन बी एग्जामिन्ड इज़ अंडर कंट्रोल। तो जो रेट हमारा जिस रेट से हमारा डेटा एग्जामिन हो रहा है तो वो जो डेटा होता है वो हमारा कंट्रोल होता है सिर्फ डीबीएमएस के केस में। लेकिन डेटा स्ट्रीमिंग के केस में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो हमारा डेटा है वो हमारा कंट्रोल में होता ही नहीं है डेटा स्ट्रीमिंग के प्रोसेस में। सो इट इज़ ओनली कंट्रोल्ड इन द केस ऑफ डीबीएमएस, नॉट इन द डेटा स्ट्रीमिंग केसेस। तो अभी हमने क्या-क्या देखा कि कितनी भी नंबर ऑफ स्ट्रीम्स हमारी आ सकती हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़ कि अलग-अलग डेटा टाइप्स हो सकते हैं और जो डेटा हमारा एग्ज़ामिन्ड हो रहा है वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। तो अभी पीछे डायग्राम में हमने 2 तरह की स्टोरेज पढ़ी थी, लोकल एंड योर आर्काइवल स्टोरेज। तो अभी देखते हैं उसमें। तो स्ट्रीम्स में भी जो स्ट्रीम्स हैं वो हमारी आर्काइव हो सकती है इन अ लार्ज आर्काइवल स्टोर, बट वी कैन अज्यूम इट इज नॉट पॉसिबल टू आंसर क्वेरीज फ्रॉम द आर्काइवल स्टोर। इट कुड बी एग्जामिन ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस यूजिंग टाइम कंज्यूमिंग रिट्रीवल प्रोसेस। तो मतलब आर्काइवल का मतलब क्या है, जितनी भी चीज हमारे पास आई है वो सब की सब आर्काइव में स्टोर होती हैं। आर्काइव का रियल मतलब क्या है, अगर हमने डिलीट भी मतलब हमें वो चीज शो भी नहीं करनी तो वो हमारे पास कहीं ना कहीं तो स्टोर है। तो आर्काइव के अंदर हमारे पास सारा मतलब पूरा लार्ज डेटा होता है। तो ये हमारा क्या है, एक लार्जर आर्काइवल स्टोर होता है, मतलब एक लार्जर डेटा यहाँ पर स्टोर होता है। तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी क्वेरी को आंसर कर पाएँ, यहाँ से कुछ क्वेरी को सर्च करके किसी चीज़ का हम आंसर निकाल पाएँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पेशल केसेज़ में हम इसका आंसर दे पाते हैं, आर्काइवल केसेज़ को यहाँ पर रिट्रीव कर पाते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए हमारी दूसरी वाली स्टोरेज की, सो देयर इज़ ऑल्सो अ वर्किंग स्टोर। तो एक और वर्किंग स्टोर हमारे पास होता है इन व्हिच जहाँ पर हमारा जो भी आर्काइवल पार्ट है उसका एक समराइज़ वर्ज़न होता है। तो मतलब अभी पीछे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हमारे पास एक लिमिटेड स्टोरेज वर्किंग होती है और दूसरी आर्काइवल स्टोरेज वर्किंग होती है। तो यहाँ से डेटा हमारा एंटर हुआ, जितना भी हमारे पास डेटा है, पीछे हमने देखा था किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, कितना भी डेटा हो सकता है, अलग-अलग डेटा टाइप्स हो सकते हैं।
तो यहाँ पर डेटा हमारा सारा का सारा स्टोर आया, आके वो यहाँ याद सारा डेटा हमारा जाएगा आर्काइवल स्टोरेज में। अब आर्काइवल स्टोरेज में जित कंटीन्यूअस स्ट्रीम है तो मतलब कंटीन्यूअस डेटा हमारा आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सारा डेटा स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ से तो हम किसी चीज़ को प्रोसेस नहीं कर सकते भाई, इतना सारा डेटा है। अगर हमें किसी एक चीज़ का आंसर चाहिए तो हमें सारे डेटा फेच करना पड़ेगा, व्हिच इज़ वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही ज़्यादा हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो लिमिटेड वर्किंग स्टोरेज हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। एक वर्किंग स्टोरेज होता है हमारे पास। वर्किंग स्टोरेज का मतलब क्या है कि जितना भी पोर्शन हमारे पास आर्काइवल स्टोरेज में है, वो सारा का सारा उसका समराइज़ वर्ज़न हमारे पास यहाँ पर लिमिटेड वर्किंग स्टोरेज में होता है, जो कि हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ताकि हम ईज़िली क्वेरीज़ को सॉल्व कर पाएँ। सो देयर इज़ अ वर्किंग स्टोर in which the summarize or the part of streams may be placed and which can be used for answering the queries। तो जिसकी हेल्प से हम क्वेरीज को आंसर कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा समराइज वर्जन होता है। So now what are the examples of sources? एग्जाम्पल क्या है, सेंसर डेटा जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जीपीएस हो गया। इमेज डेटा की बात करें तो सैटेलाइट्स हो गई। इंटरनल और वेब ट्रैफिक की बात करें तो आईपी पैकेट्स या फिर हमारा गूगल याहू सर्च इंजन। सो नाउ अभी पीछे डायग्राम में हमने देखा था एक क्वेरी पोर्शन था जिसमें 2 तरह की क्वेरीज थी हमारी, स्टैंडिंग और एड हॉक क्वेरी। तो स्टैंडिंग क्वेरी क्या होता है हमारा, एक परमानेंटली एग्जीक्यूटिंग एंड प्रोड्यूस आउटपुट एट एप्रोप्रिएट टाइम। तो मतलब परमानेंटली ये एग्जीक्यूट करती है और हमारा आउटपुट एक पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट टाइम पर हमें देती हैं। सो दीज आर नोन एज योर स्टैंडिंग क्वेरीज। अगर इसका एग्जांपल हम ले तो इसके एग्जांपल में क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ओशन है, ओशन में हमने एक सेंसर लगा दिया और हमने बोला कि यहाँ पर अलर्ट करना है। वो सेंसर हमारा बजेगा जब हमारा टेम्परेचर एक्सीड हो जाएगा 25 से भी ज़्यादा अगर हमारा टेम्परेचर होगा तो जो हमारा सेंसर है वो एक्सीड हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है। अब वो इजीली डेटा हमारे कितना भी बल्क में आता रहे, जैसे ही हमारा टेम्परेचर एक्सीड होगा हमारा जो सेंसर है वो अलर्ट कर देगा हम लोगों को। So this is the working of standing query. So next is your ad hoc query. Ad hoc query क्या है? A question like current state of streams cannot be answered by ad hoc queries efficiently। मतलब अभी जो हमारी करंट स्टेट है स्ट्रीम्स की, हम उसे ad hoc query की हेल्प से नहीं आंसर कर सकते, लेकिन वहाँ पर तो हम कर पा रहे थे क्योंकि करंट स्टेट अगर टेम्परेचर हमारा 25 से ऊपर गया तो हम तुरंत अलर्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस ad hoc query efficiently solve नहीं कर पाती है। So we do not have stored all the streams in their entire and normally we cannot। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास सारी स्ट्रीम स्टोर नहीं हो सकती और नॉर्मली हम कर भी नहीं सकते। जितनी भी हमारे पास स्ट्रीम्स होती हैं उन सबको हम स्टोर कर भी नहीं सकते हैं। So if we want the facility to ask a wide variety of ad hoc queries, a common approach is to store a sliding window। तो मतलब अगर हमें बहुत वाइड वैरायटी ऑफ डेटा को स्टोर करना है या फिर स्ट्रीम्स को स्टोर करना है, एड हॉक क्वेरीज को सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, एक बहुत ही कॉमन अप्रोच का यूज करते हैं एड हॉक क्वेरीज में। कॉमन अप्रोच का मतलब क्या है कि हम एक स्लाइडिंग विंडो बना लेते हैं। मतलब अपने डेटा को स्लाइडिंग विंडो की हेल्प से स्लाइड कर देते हैं सारी विंडोज को, और हर एक स्लाइडिंग विंडो में कुछ पोर्शन ऑफ डेटा को हम स्टोर करके रखते हैं जो कि हमारा एक स्टोरेज की तरह काम करता है। सो नेक्स्ट इज योर अ स्लाइडिंग विंडो कैन बी मोस्ट रीसेंट एन एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रीम। तो स्लाइडिंग विंडो क्या है, हमारा मोस्ट रीसेंट जो भी हमारी स्ट्रीम आई है वही है। For some n it can be all the elements that arrived within the last t times, that is one day। तो कुछ n के लिए हमारे एलिमेंट्स जो अराइव होते हैं वो टाइम के ऊपर बेस्ड होते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हमारा फ्रेश डेटा आता रहता है तो हमारा जो ओल्ड डेटा है वो ऑटोमेटिकली डिलीट होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट ऑफन लाइक टू रिपोर्ट द नंबर ऑफ यूनिक यूजर पर मंथ। तो हमारी जो भी वेबसाइट्स होती हैं तो वो क्या करती हैं, हमें नए नए यूजर्स के बारे में यूनिकनेस हमें बताती है कि इस महीने में हमारे पास कितने नए यूजर्स आए हैं। सो नेक्स्ट इज योर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रीम क्वेरी प्रोसेसिंग। तो हमारे पास 2 तरह के स्ट्रीम क्वेरी प्रोसेसिंग होते हैं। पहला हमारा पुल बेस्ड होता है और दूसरा हमारा पुश बेस्ड होता है। सो पुल बेस्ड हमारा वर्क करता है स्टैटिक कलेक्शन और रिवॉल्विंग कलेक्शन पे। जो पुल बेस्ड होता है, पुश बेस्ड होता है, इट वर्क्स ऑन स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रीम्स। सो ये पोर्शन हमारा जो पुल बेस्ड है वो डीबीएमएस में रियल टाइम एनालिसिस में काम आता है, और पुश बेस्ड हमारा डीएसएमएस में स्ट्रीम प्रोसेसिंग में इट इज़ वेरी मच यूजफुल। देख लेते हैं हमारा पुल बेस्ड और पुश बेस्ड क्वेरी क्या होता है। तो पुल बेस्ड क्वेरी का मतलब क्या होता है, जैसे ही हमारे पास डेटा आया है तो हम यूजर को बता रहे हैं कि भाई डेटा जो है, जो हमारा प्रोड्यूसर है या फिर कंज्यूमर है, हम उसे बता रहे हैं कि डेटा हमारा रेडी है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो आप आओ इस पे फर्दर प्रोसेसिंग परफॉर्म करो।
तो दिस इज योर पुल बेस्ड डेटा। पुश बेस्ड डेटा क्या होता है, मतलब हम डेटा को भेज देते हैं, जैसे ही वो अवेलेबल हो जाए, डेटा हमारा जैसे ही अवेलेबल हो हमने तुरंत उसे भेज दिया। तो पुश करना, पुश से ही हमें पता चल रहा है कि डेटा रेडी हुआ और भेज दिया हमने। सो हम पुश कर रहे हैं यहाँ पर डेटा को। सो नेक्स्ट इज योर डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड डीएसएमएस। तो डीबीएमएस क्या है, हमारा यहाँ पर एक परसिस्टेंट रिलेशन होता है, दैट इज स्टैटिकली यहाँ पर डेटा हमारा स्टोर होता है। और डीएसएमएस हमारे एक ट्रांजिएंट स्ट्रीम्स की बेसिस में हमारा डेटा स्टोर होता है, जो कि लाइंस की फॉर्मेट में होता है। यहाँ पर हमारी वन टाइम क्वेरीज होती है, लेकिन डीएसएमएस में हमारी कॉन्टिन्यूअस क्वेरीज होती हैं। डीबीएमएस में हम रैंडम एक्सेस करते हैं, लेकिन डीएसएमएस में हमेशा हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। हियर वी हैव अ अनबाउंडेड डिस्क स्टोर, लेकिन यहाँ पर हमारी मेन मेमोरी जो होती है वो बाउंडेड होती है। रिलेटिवली लो अपडेट रेट इसका थोड़ा लो होता है, लेकिन मल्टी जीबी अराइवल, यहाँ पर मल्टी जीबी अराइवल रेट होता है, क्योंकि डेटा हमारा कॉन्टिन्यूस है, चंक्स में है, तो हमारे को स्टोरेज भी ज़्यादा ही चाहिए होगी। तो यहाँ पर प्रिसाइजन अच्छा होता है, डेटा प्रिसाइज होता है, लेकिन यहाँ पर डेटा इम्प्रिसाइज होता है। नो रियल टाइम सर्विसेज, लेकिन यहाँ पर हमारी रियल टाइम सर्विसेज ही होती हैं। सो नेक्स्ट इज योर स्ट्रीम आर्किटेक्चर। स्ट्रीम आर्किटेक्चर क्या है हमारा? सो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्ट्रीम आर्किटेक्चर। अब इसकी फर्दर अंदर के पोर्शंस पढ़ते हैं, फिर एक बार इसका डायग्राम पर आएंगे हम लोग। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज डेटा स्ट्रीम। अब डेटा स्ट्रीम्स क्या है हमारे यहाँ पर, डेटा जो भी हमारा जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा एक इनपुट की फॉर्मेट में आता है। सो इट गेट्स डेटा स्ट्रीम्स एज एन इनपुट। जितनी भी हमारी स्ट्रीम्स होती हैं वो इनपुट की फॉर्मेट में आ जाती हैं। डेटा स्ट्रीम्स एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड एज टपल्स व्हिच एडहेres टू अ रिलेशन स्कीमा विद एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज। तो डेटा स्ट्रीम्स के एलिमेंट जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं टपल्स की फॉर्मेट में, जो कि हमारा रिलेशन बताते हैं। स्कीमास की मतलब जो भी हमारे स्कीमास हैं, इंटरनल स्कीमास हैं, उनमें एट्रीब्यूट्स हैं, वैल्यूज है, उनके बीच में क्या क्या रिलेशन है। तो डेटा स्ट्रीम में क्या हुआ, हमारे जितना भी डेटा है वो सारा का सारा आया, सारा डेटा हमारे टपल की फॉर्मेट में स्टोर हुआ। टपल की फॉर्मेट में स्टोर हुआ तो हमें रिलेशनशिप पता चले बाकी एट्रीब्यूट्स के साथ, उस स्कीमा का बाकी एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज के साथ क्या रिलेशन है। नेक्स्ट इज योर स्ट्रीम मैनेजर। जो स्ट्रीम मैनेजर क्या करता है, हमारा जो भी टास्क होता है उसे कन्वर्ट कर देता है डेटा स्ट्रीम मैनेजमेंट सिस्टम में। जितना भी हमारे डेटा होता है उसे कि ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जो कि डेटा स्ट्रीम मैनेजमेंट सिस्टम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज योर रोटर। अब रोटर क्या करता है, हमारा ऐड कर देता है डेटा स्ट्रीम्स को क्यू में। एक हम क्यू बनाते हैं और जितनी भी हमारी स्ट्रीम्स डेटा की स्ट्रीम्स होती हैं वो सारी की सारी हमारी क्यू में ऐड हो जाती हैं। नेक्स्ट इज योर क्यू मैनेजर। अब हमारा क्यू बन गया है तो क्यू को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो क्यू होता है वो मैनेज होता है और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बफर्स को भी हम देखते हैं। जो भी हमारे जितने भी हमारे क्यूज बनते हैं, जो जिस हिसाब से भी हमारा क्यू शेड्यूल होता है, उसके बफर्स को भी हमें मैनेज करना पड़ता है साथ साथ। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्यू मैनेजर इज ऑल्सो यूजफुल फॉर स्वैपिंग डेटा फ्रॉम क्यू टू सेकेंडरी स्टोरेज। अगर मेन मेमोरी हमारी फुल हो गई है तो क्यू को हम स्वैप करेंगे टू द सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट इज योर सिस्टम कैटलॉग एंड स्टोरेज मैनेजर। मतलब अब अगर स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है, फिर सिस्टम की प्रॉब्लम आती है, तो हमें वो भी कहीं ना कहीं से मैनेज करनी पड़ेगी। तो ये क्या करता है, हमारा एक्सेस करता है डेटा को जो भी हमारे डिस्क पे स्टोर होता है। अगर कोई भी डेटा है, अगर हमें उसके साथ काम करना है तो उसे एक्सेस भी करना पड़ेगा। तो डेटा को एक्सेस करता है जो कि हमारे डिस्क पे स्टोर होता है फ्रॉम मेनी सिस्टम्स। इट रिक्वायर्स व्हेन लोडिंग मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वेरीज। तो जब भी हमें मेटा की इन्फॉर्मेशन लोड करनी होती है तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमें चेक करना है कि क्वेरी के प्लान्स क्या हैं, स्ट्रीम्स कहाँ पर हैं, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। सो दीज आर हेल्ड इन सिस्टम कैटलॉग एंड सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी सिस्टम कैटलॉग में मिलती हैं, जो कि हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। नेक्स्ट इज योर शेड्यूलर। शेड्यूलर क्या करता है, जितने भी हमारी ऑपरेशंस हैं, जो भी हमारी यहाँ पर स्ट्रीम्स की प्रोसेसिंग है, वो यहाँ पर सारी प्रोसेसिंग को शेड्यूल करता है कि कौन सा प्रोसेस पहले यहाँ पर परफॉर्म होगा, कौन सा डेटा हमारा पहले प्रोसेस होगा। सो इट डिटरमाइंस विच ऑपरेटर इज एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। इंटरैक्ट क्लोजली विद क्वेरी प्रोसेसर। क्वेरी प्रोसेसर के साथ बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करता है। नेक्स्ट इज योर
क्वेरी प्रोसेसर। अब क्वेरी प्रोसेसर क्या करता है, इट हेल्प्स टू एग्जीक्यूट द ऑपरेटर बाय इंटरैक्टिंग विद शेड्यूलर। तो ये क्या करता है, हमारा एग्जीक्यूट करता है हर सारे ऑपरेटर्स को शेड्यूलर के साथ इंटरैक्ट करके। नेक्स्ट इज योर क्यूओएस मॉनिटरिंग। क्यूओएस मॉनिटरिंग क्या करता है, हमारे साथ जितने भी हमारी स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस होती हैं उन सबको गैदर करता है, उनकी परफॉर्मेंस देखता है, ऑपरेटर का आउटपुट निकालता है और उसकी आउटपुट की डिले को देखता है। सो इट गैदर स्टैटिस्टिक्स अबाउट परफॉर्मेंस, ऑपरेटर्स आउटपुट रेट और ऑपरेटर की डिले। सो दीज आर यूज टू ऑप्टिमाइज द सिस्टम एग्जीक्यूशन इन सेवरल वेज। तो ये क्या करता है, हमारा ऑप्टिमाइज करता है सिस्टम एग्जीक्यूशन को अलग अलग तरीकों से। लास्ट इज योर क्वेरी ऑप्टिमाइजर। अब भी हमारा आर्किटेक्चर का लास्ट पॉइंट क्या है, क्वेरी ऑप्टिमाइजर। तो क्वेरी ऑप्टिमाइजर क्या करता है, उसकी थॉरोपुट को इंक्रीज करता है। वो देखता है कि सिस्टम का थॉरोपुट इंक्रीज हो सकता है क्या, हम इसका लोड कम कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग अ सैम्पलिंग मेथड्स। So the next point is load shader can be a part of a single component of query optimizer. लोड शेडर को भी हम एक क्वेरी ऑप्टिमाइजर का पार्ट बना सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स को हम रीऑप्टिमाइजेशन में भी यूज कर सकते हैं फॉर योर करंट क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान। तो अभी एक और बार इस आर्किटेक्चर को डायग्राम के साथ समझते हैं। तो ये हमारा डायग्राम था। डेटा स्ट्रीम्स मतलब जितना भी हमारा डेटा है वो सारा का सारे डेटा आएगा। अब स्ट्रीम मैनेजर क्या वो करेंगी, हमारे सारे डेटा को करेंगी मैनेज। मतलब जितना भी हमारे पास डेटा आया है वो सारा का सारा होगा मैनेज। तो यहाँ पर हमारे पास था स्ट्रीम मैनेजर। अब स्ट्रीम मैनेजर के बाद हमारा आता है राउटर। राउटर क्या करता है, सारे डेटा को करता है हमारे क्यू की फॉर्म में, मतलब सारे डेटा को हमारा क्यू में डाल देता है। अब क्यू में डल गया है डेटा, तो क्यू में डलने के बाद वो डेटा क्यू जो है वो हमारा मैनेज होगा। तो मतलब क्यू मैनेज होगा। क्यू मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेरी प्रोसेसर लगाएंगे। क्वेरी प्रोसेसर लगाने के बाद हमारा जो भी डेटा है वो सारा का सारा शेड्यूल होगा। जो भी हमारा डेटा था क्यू में शेड्यूल होगा। तो शेड्यूलर और क्यू प्रोसेसर साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं और जो हमारी क्वेरी है वो साथ के साथ हमारी ऑप्टिमाइज्ड होती रहती है। उसके बाद आता है हमारा, अगर यहाँ पर कोई स्टोरेज में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टोरेज मैनेजर। स्टोरेज मैनेजर के लिए मतलब अगर हमारी कोई मेन मेमोरी में दिक्कत आ गई है तो हम क्या करेंगे, उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करने के लिए उसके बाद हम जाते हैं अपने क्वेरी क्यूएस मॉनिटरिंग के लिए, जहाँ पर हम यहाँ पर इसका थॉरोपुट चेक करते हैं और रिलायबल चीज़ों को देखते हैं कि कैसे हम अपने डेटा के साथ अच्छे से काम करके एक बेस्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दैट वाज योर स्ट्रीम आर्किटेक्चर। तो अभी जो हमने पढ़ा था वो एक ट्रेडिशनल स्ट्रीम आर्किटेक्चर था। हमारे पास एक मॉडर्न स्ट्रीम आर्किटेक्चर भी है, लेकिन एग्जाम में वही वाला अगर क्वेश्चन आता है नॉर्मल स्ट्रीम आर्किटेक्चर का तो आपको वही एक्सप्लेन करना है जो अभी मैंने ऊपर आपको 9 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करा है। उसका डायग्राम भी था एक। सो नाउ मॉडर्न स्ट्रीम आर्किटेक्चर क्या होता है, हमारे पास स्ट्रीम डेटा के सोर्सेस मतलब कहाँ से हमने डेटा को स्टोर करा, कहाँ से हमने डेटा को उठाया। ऐप एक्टिविटी से हम उठा सकते हैं, आईओटी सेंसर से उठा सकते हैं, क्लिक स्ट्रीम से उठा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हमने डेटा को उठा तो लिया है, उस डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा, सारी स्ट्रीम्स को प्रोसेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं काफका या फिर अमेज़न काइनेसिस। अब जैसे ही हमारी स्ट्रीम प्रोसेस होने लगेंगी, हम उन स्ट्रीम्स को हमें सॉल्व करना होगा। तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रीम इंजेक्शंस, स्कीमालेस डेटा मैनेजमेंट, स्टेटफुल डेटा प्रोसेसिंग का हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर डेटा को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास स्टोरेज की प्रॉब्लम आ सकती है। तो फॉर दैट वी यूज़ अमेज़न S3 या फिर HDFS का हम यूज़ करते हैं। और जैसे ही हमारी डेटा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा तो डेटा हमारा जो भी आउटपुट होगा वो बेस्ड होगा या तो रियल टाइम एप्लीकेशंस में, BL या फिर एनालिटिक टूल्स में, या फिर हम डेटा साइंस में उसे यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट इज योर स्ट्रीम कंप्यूटिंग। अब स्ट्रीम कंप्यूटिंग क्या है, स्ट्रीम कंप्यूटिंग का मतलब है जो भी हमारा डेटा आ रहा है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में आ रहा है, रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन वो इस तरीके से हो रही है कि उस डेटा को हम फर्दर यूज के लिए बैच प्रोसेसिंग के लिए स्टोर नहीं कर रहे हैं। सो इट रेफर्स टू अ कॉन्टिन्यूअस एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ डेटा स्ट्रीम्स एज दे अराइव। सारी डेटा स्ट्रीम्स हमारी अराइव हो रही है कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में, रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रही है विदाउट स्टोरिंग देम फॉर बैच प्रोसेसिंग। मतलब बैच प्रोसेसिंग के लिए हम उसे स्टोर नहीं कर रहे हैं। सो दे आर नोन एज स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसे हम स्ट्रीम प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। दीज आर यूजफुल दिस अप्रोच यूजेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट कंप्यूट कॉन्टिन्यूअस डेटा स्ट्रीम्स। तो ये अप्रोच जो हमारी स्ट्रीम कंप्यूटिंग है ये यूज करती है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को, जो कि हमारी कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम्स को कंप्यूट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो द यूजर सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम
दैट एनालाइज़ द डेटा इन रियल टाइम। तो ये क्या है, हमारा एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम है जो कि एनालाइज़ करता है डेटा को रियल टाइम में, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ही ज़्यादा बिग डेटा को सपोर्ट करता है और इसकी बहुत ही कम लेटेंसी वेलोसिटीज़ है, मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, एफिशिएंसी भी डेटा की बहुत अच्छी है। सो एफिशिएंसी ऑफ डेटा स्ट्रीम एल्गोरिदम इज़ मेजर्ड यूजिंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी एफिशिएंसी अच्छी क्यों है? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी हम मेजर करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स आर, कितने नंबर ऑफ पासेस हैं जो एल्गोरिदम हमारा देखेगा। सो नंबर ऑफ पासेस द एल्गोरिदम मस्ट मेक ओवर द स्ट्रीम्स, कितनी मेमोरी अवेलेबल है, कितना टाइम है एल्गोरिदम में। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्ट्रीम कंप्यूटिंग। स्ट्रीम कंप्यूटिंग क्या था, रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रहा है, हमारा कॉन्टिन्यूअस डेटा जितना भी आ रहा है हम उस सारे डेटा को प्रोसेस करेंगे, लेकिन उसे स्टोर नहीं करेंगे बैच प्रोसेसिंग के लिए। इसे हम स्ट्रीम प्रोसेसिंग भी बोलते हैं और यहाँ पर हम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे एल्गोरिदम्स को एनालाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है हमारे बिग डेटा के लिए, लेटेंसी हमारी कम होती है, एफिशिएंसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर इसकी एफिशिएंसी को हम निकालते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नंबर ऑफ पासेस देखते हैं, कितनी मेमोरी है वो देखते हैं, रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम देखते हैं। आई होप स्ट्रीम कंप्यूटिंग आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। सो उसके की फीचर्स क्या है कि कंटीन्यूअस प्रोसेस है, लो लेटेंसी है, मतलब एनेबल करता है रियल टाइम डिसीजंस को बाय मिनिमाइजिंग द प्रोसेसिंग डिलेज। स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है, लार्ज वेरिएबल्स को इजीली हैंडल कर लेता है, फॉल्ट टॉलरेंट है, कोई भी फेलियर आता है तो यहाँ पर कंटीन्यूअस प्रोसेसिंग हमारी रुकती नहीं है। इवेंट ड्राइवन है, मतलब सिस्टम रिएक्ट टू इवेंट्स और चेंजेस इन डेटा ट्रिगर स्पेसिफिक एक्शंस बेस्ड ऑन द प्रीडिफाइंड रूल्स के बेसिस पर यहाँ पर जो भी हमारे डेटा इवेंट्स होते हैं वो ट्रिगर होते हैं। कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं स्ट्रीम कंप्यूटिंग में? वी यूज़ अपाचे काफका, फ्लिंक एंड स्टॉर्म एटसेट्रा। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रीम कंप्यूटिंग? इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि रियल टाइम इनसाइट्स होता है, डायनामिक स्केलेबिलिटी होती है, अडैप्ट कर लेता है फ्लक्चुएटिंग डेटाज वॉल्यूम्स को, इम्प्रूव करता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन को, कॉन्टिन्यूअस एनालिसिस होती है, मतलब बैच प्रोसेसिंग के लिए डेटा यहाँ पर हम स्टोर नहीं करते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो को भी सपोर्ट करता है, जैसे कि हमारी फ़िल्टरिंग हो गई, एग्रीगेशन हो गया या फिर जॉइन प्रोसेसिंग हो गई। नेक्स्ट इज़ योर एप्लीकेशंस। अब कहाँ-कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं? हम फ्रॉड डिटेक्शन में यूज़ करते हैं, ट्रांज़ैक्शंस को देखने के लिए, आईओटी एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, वहाँ पर सेंसर्स में यूज़ होता है, हेल्थ केयर में यूज़ करते हैं, ई-कॉमर्स में यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया एनालिटिक्स में यूज़ करते हैं। सो नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? अब स्ट्रीम कंप्यूटिंग में चैलेंजेस क्या-क्या आते हैं हमारे पास? सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास आता है स्केलेबिलिटी का, टाइमलाइननेस का, कि मतलब टाइम में दिक्कत आ रही है, कंटीन्यूअस डेटा है, कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, लोड बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा थॉरपुट हो जाता है, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आती है, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है और प्राइवेसी में प्रॉब्लम आती है। सो एग्जांपल, रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग, मतलब ये क्या मॉनिटर कर इसे मॉनिटर क्या करना है, इसे सजेस्ट करने कि कौन-कौन से हमारे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं या फिर बेस्ट रूट हो सकते हैं। लेकिन जो ट्रैफिक है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारा चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इस ट्रैफिक को कैसे मॉनिटर करें। सो नाउ सैंपलिंग डेटा इन स्ट्रीम्स। तो सैम्पलिंग डेटा इन स्ट्रीम्स का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव सबसेट ऑफ डेटा आइटम्स फ्रॉम अ लार्ज कंटीन्यूअस एंड अनबाउंडेड डेटा स्ट्रीम्स सो दैट एनालिसिस कैन बी डन एफिशिएंटली विदाउट स्टोरिंग द एंटायर सिस्टम। अब सैम्पलिंग का मतलब क्या है? थोड़ा सा सैंपल लेना, मतलब हमारे पास बहुत बड़ा चंक ऑफ डेटा है, उसमें से थोड़ा सा सैंपल लेना। जैसा इनका नाम है वैसे इनका काम है। तो यहाँ पर क्या है, हम बहुत ही बड़े डेटा सेट से छोटा सा एक सबसेट को उठाते हैं अपनी प्रोसेसिंग के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी अनबाउंडेड डेटा स्ट्रीम्स होती हैं। तो यहाँ पर हम जितने भी एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा है, हमने उसे छोटा-सा उसमें से छोटा-सा एक सबसेट निकाला, उसे स्टोर करा और उसकी हेल्प से हम फर्दर एनालिसिस को कर रहे हैं। सो नाउ दीज़ आर यूजुअली वेरी स्मॉलर दैन द एंटायर स्ट्रीम्स। डेटा बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं पूरी डेटा स्ट्रीम्स को अगर हम कंपेयर करें तो। इट रिटेन ऑल द सिग्निफिकेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स ऑफ द स्ट्रीम्स। अगर किसी चीज़ से हम कुछ चीज़ें उठा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका पानी है, पानी के 3-4 सैंपल्स हैं और वहाँ पर हमें दिया हुआ है 10-10 लीटर्स ऑफ वाटर, हमें 3 बकेट्स में प्रोवाइड करा गया है। लेकिन हमें बस चेक करना है कि वो पानी कैसा है, साफ़ है या जैसा भी है। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही पॉल्यूटेड वाटर है, एक थोड़ा नॉर्मल है, एक बहुत ही क्लीन वाटर, हमारे पास 3 तरीके के पानी है।
तो अगर हमें चेक ही करना है तो हम छोटा-सा एक स्पून में भी उसे चेक कर सकते हैं। अगर हमें सैंपल ही लेना है तो हम ज़रूरी नहीं है कि हमें वो पूरा 10 लीटर ऑफ वाटर्स ही सैंपल करना पड़ेगा। सो इसका मतलब यही है कि सारे वो सिग्निफिकेंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स उस डेटा में होते हैं, उस सबसेट में होते हैं जो हम छोटा-सा सैंपल डेटा उठाते हैं। सो नाउ व्हाट आर द नीड्स ऑफ सैंपलिंग? सैंपलिंग की नीड क्या है? हाई वेलोसिटी, लिमिटेड मेमोरी, मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है सीपीयू में और स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है। रियल टाइम एप्रोप्रिएट एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा हमारी हाई हो जाती है। इट रिड्यूसेस द प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है। सो हियर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। 2 तरीके के सैम्पलिंग मेथड्स हमारे पास होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ प्रोबेबिलिस्टिक, नेक्स्ट इज़ योर नॉन प्रोबेबिलिस्टिक। तो प्रोबेबिलिस्टिक में क्या होता है कि सारा जो डेटा होता है वो हमारे प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर सिलेक्ट होता है। यहाँ पर फेयर और अनबायस्ड डिसीजंस होते हैं। इट इंक्लूड्स रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, क्लस्टर्स, स्ट्रैटिस्फाइड और मल्टी स्टेजेस का हम यहाँ पर काफ़ी सारी टेक्निक्स यहाँ पर जो होती है वो हमारी सब प्रोबेबिलिस्टिक में आती हैं। नेक्स्ट इज़ योर रैंडम सैम्पलिंग। वो सॉरी प्रोबेबिलिस्टिक के अंदर हमारा आता है रैंडम सैम्पलिंग। तो मतलब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी हम 2 क्राइटेरिया के बेसिस पर निकालेंगे। तो पहला हमारा आता है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि डेटा पॉइंट्स को हम रैंडमली चूज़ कर रहे हैं, मतलब बहुत सारा हमारे पास डेटा है, रैंडमली कुछ भी हमने उठा लिया है वहाँ से। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट बट मे नॉट इंश्योर द यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन। बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि कहीं से भी हमें डेटा उठाना है तो सिंपल तो होएगा ही, और यहाँ पर लेकिन ये यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर नहीं करता है कि मतलब जो डेटा जो चीज़ें हैं वो हमारी यूनिफॉर्म है, उसमें यूनिफॉर्मिटी है, वो चीज़ें सही हैं या फिर नहीं है, करेक्ट आउटपुट हमें मिलेगा उस चीज़ की एश्योरिटी हमारे पास नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ योर रिज़ॉल्वर सैंपलिंग। रिज़ॉल्वर सैंपलिंग का मतलब क्या है? इट मेंटेन्स अ फिक्स्ड साइज सैंपल फ्रॉम द स्ट्रीम बाय डायनामिकली रिप्लेसिंग एलिमेंट्स एज न्यू डेटा अराइव्स। तो ये क्या करता है, हमारे पास एक फिक्स्ड साइज ऑफ सैंपल होता है, एक सैंपल असाइन कर देता है कि भाई इतना हम सैंपल लेंगे और उस सैंपल को रिप्लेस करता रहता है जैसे ही हमारे पास नया डेटा आता है। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी मेंटेन रहती है, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है क्योंकि नया डेटा हमारे पास आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी में वो चीज़ भी हमारी ऐड ऑन हो रही है। सो इट इज़ यूज्ड व्हेन एन स्ट्रीम साइज इज़ अननोन। जब हमारे पास स्ट्रीम साइज जो हमारा स्ट्रीम का साइज है वो हमें पता नहीं होता, इट इज़ यूज्ड देन। सो नाउ व्हाट आर द एल्गोरिथम स्टेप्स? अब इसके एल्गोरिथम के स्टेप्स क्या हैं? इंसर्ट फर्स्ट के एलिमेंट्स डायरेक्टली इनटू द रिजॉल्वर। सारे के एलिमेंट्स को रिजॉल्वर के अंदर डाल दो। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट आई के लिए हमें सेलेक्ट करना है नया आइटम विद द प्रोबेबिलिटी। मतलब जैसे ही हमारे पास नए नए आइटम्स आ रहे हैं हमें उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ एक नया आइटम को सेलेक्ट करना है। अगर वो सेलेक्ट हुआ तो हमें पुराने वाले आइटम के साथ उसे रिप्लेस कर देना है। जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे हमारे पास एक फेयरनेसनेस आ जाएगी, मतलब यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो जाएगी। नेक्स्ट इज योर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अगला हमारे पास आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो इसका मतलब क्या है, हम इसमें क्या करते हैं, वी पिक एवरी kth एलिमेंट ऑफ द स्ट्रीम। हम स्ट्रीम्स का kth एलिमेंट लेते हैं आफ्टर सेलेक्टिंग अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, उसके बाद हम हर एक kth एलिमेंट लेते हैं, k की कुछ वैल्यू लेते हैं और उस बेसिस पर एक kth एलिमेंट को बार बार सेलेक्ट करते रहते हैं। सो इट इज यूज्ड व्हेन स्ट्रीम्स हैज अ रिपीटेटिव स्ट्रक्चर। तो ये कहाँ पर यूज होती है, जब स्ट्रीम्स में एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है या फिर चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। सो वी यूज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सो नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, हम डिवाइड करते हैं स्ट्रीम्स को सब ग्रुप्स में, मतलब छोटे छोटे सब ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देंगे और उसका हर एक, उसके बाद हम हर एक सब ग्रुप में जितने भी हमने सब ग्रुप्स बनाए हैं उनमें से हम कुछ कुछ सैंपल्स लेंगे। नेक्स्ट इज योर कंसाइज सैम्पलिंग। कंसाइज सैम्पलिंग में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे अलग अलग वैल्यूज हैं, जितनी भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, उन सबको एक सिंगल पेयर में स्टोर कर लेंगे। बाकी हमारी जो भी वैल्यूज है जो बार बार मतलब बार बार रिपीट हो रही है, उन सबको एक अलग फॉर्मेट में स्टोर कर लेंगे, एक पेयर फॉर्मेट में स्टोर कर लेंगे। सो नेक्स्ट इज योर वेटेड सैम्पलिंग। वेटेड सैम्पलिंग में क्या होता है, हम एक वेट असाइन कर देते हैं, जितने भी हमारे पास गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उन सारे एलिमेंट्स में एक पर्टिकुलर वेट असाइन कर देंगे, जिसमें भी जिस भी एलिमेंट में सबसे ज्यादा वेट होगा उसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो सेलेक्ट हो पाए। तो ये सारे हमारे थे प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग टेक्निक।
अब आते हैं हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग टेक्निक। नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है, हम कुछ रूल्स के बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन जो होता है वो प्रॉपर बेसिस पर बायस्ड होता है, इंक्रीज्ड वेरिएंस होता है, बहुत ज़्यादा फास्टर होता है हमारे प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग से। तो कौन-कौन सी हम टेक्निक्स यहाँ पर यूज़ करते हैं नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग में? पहली टेक्निक हम यूज़ करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब क्या है? एक ऐसे एलिमेंट को चूज़ करना जो जिसे हम ईज़िली उठा सकें, जिसे हम ईज़िली एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट इज़ योर जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग क्या होता है? किसी एक्सपर्ट के बेसिस पर हमने वो सैंपल को उठाया, किसी एक्सपर्ट की बातें सुनकर हमने या फिर किसी एक्सपर्ट के डिसीजंस के बेसिस पर हमने वो सैम्पलिंग करी। नेक्स्ट इज़ योर क्वार्टा सैम्पलिंग। क्वार्टा सैम्पलिंग क्या होता है? हम सेलेक्ट कर रहे हैं सैंपल्स को जो कि हमारी कैटेगरी से मीट कर जाए। नेक्स्ट इज़ योर स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है? एक्जिस्टिंग एलिमेंट्स हेल्प रिक्रूट न्यू सैंपल्स, मतलब जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो नए-नए एलिमेंट्स को हेल्प करेंगे। नाउ व्हाट आर द सैम्पलिंग प्रॉब्लम्स? अब हमारी सैम्पलिंग प्रॉब्लम्स क्या-क्या है? अननोन साइज़ ऑफ डेटा, डेटा का साइज़ पता ही नहीं है। एप्लीकेशन दैट नीड कंटीन्यूअस एनालिसिस, ऐसी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है जहाँ पे कंटीन्यूअस एनालिसिस चाहिए है। इर्रेगुलर डेटा रेट्स में हम यूज़ करते हैं सैम्पलिंग प्रॉब्लम्स को। सो नेक्स्ट इज़ योर प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग सैंपल साइज़। अब सैंपल साइज़ हम किस बेसिस पर निकालते हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच का यूज़ करते हैं या फिर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम यूज़ करते हैं ची स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट और जेड टेस्ट। सो नेक्स्ट इज़ योर फ़िल्टरिंग स्ट्रीम्स। अब फ़िल्टरिंग स्ट्रीम्स का मतलब क्या है? सिर्फ़ उन्हीं डेटा को यूज़ करना, सिर्फ़ उन्हीं डेटा को सेलेक्ट करना जो कि हमारी एक सर्टेन कंडीशंस को सैटिस्फाई करे। बाकी जो डेटा है हम उसे डिस्कार्ड कर दें। मतलब अब स्ट्रीम्स हैं तो स्ट्रीम्स में हमारे पास कॉन्टिन्यूअस डेटा होगा। तो फ़िल्टर करने का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसा इनका नाम है वैसे ही इनका काम है। तो फ़िल्टर करने का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप पानी को भी फ़िल्टर कर रहे हो, तो जो-जो चीज़ें आपको चाहिए, आपने छलनी ली, आपके जितना भी आपके पास रेत वग़ैरह है वो ऊपर रह जाएगा। बाकी की जो एलिमेंट आपको चाहिए, जो आपको पानी चाहिए, वो पूरा का पूरा नीचे आज आपके पास आ जाएगा। तो मतलब एक कंडीशन उसने सैटिस्फाई करी, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएँगे, वो सब डिस्कार्ड हो जाएँगे। हमें क्लीन वाटर चाहिए तो उसने कंडीशन सैटिस्फाई करी और वो क्लीन वाटर नीचे आ गया। So the filtering in data streams is the process of selecting only those data items from a continuous data that satisfy certain condition, जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करती है और बाकी के डेटा को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। सो नाउ सपोर्ट अ डेटा स्ट्रीम कंसिस्ट ऑफ अ टपल्स। तो फ़िल्टरिंग में स्टेप्स क्या-क्या होते हैं? हम एक टपल को एक्सेप्ट करेंगे, सारे के सारे टपल को, उसके बाद हम उसमें कंडीशंस देखेंगे। देखेंगे कि भाई ये रूल्स को पास कर रहे हैं, इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं। अगर उस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहे होंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएँगे टपल्स, वरना वो टपल्स को हम कर देंगे डिस्कार्ड। सो नाउ यही प्रॉब्लम हमारी हार्ड होती चली जाती है जब हमारे क्राइटेरिया में लुकअप टेबल आ जाता है, मेंबरशिप्स आ जाती हैं। सो when the criteria involves lookup for membership in a set, तो कुछ फ़िल्टरिंग की टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रीम्स को फ़िल्टर करने के लिए। सो द वेरी फर्स्ट टेक्निक इज़ योर ब्लूम फ़िल्टर एंड इट्स वेरिएंट्स। नेक्स्ट इज़ योर स्ट्रीमिंग क्वोटिएंट फ़िल्टर, पार्टिकल फ़िल्टर, काल्मान फ़िल्टर, एक्सएमएल या फिर एक्स फ़िल्टर, वाई फ़िल्टर। तो ब्लूम फ़िल्टर को देखते हैं कि ब्लूम फ़िल्टर क्या होता है हमारा। तो ब्लूम फ़िल्टर में क्या करते हैं, हमारे पास एक n बिट्स ऑफ एरे होता है, तो हम उस सारे एरे को 0 से इनिशियलाइज़ कर लेंगे। 0 से इनिशियलाइज़ करने के बाद हमारे को दिया होता है एक हैश फंक्शन। हैश फंक्शन के बेसिस पर हम उसकी कीज़ निकालते हैं और उसके बाद हम की वैल्यू का सेट बनाते हैं। सो व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ ब्लूम फंक्शन? तो ब्लूम फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि किस लिए डिज़ाइन करा गया है? इट इज़ डिज़ाइन्ड टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट इन अ रैपिड एंड मेमोरी एफिशिएंट मैनर। तो मतलब एक जो हमारा ब्लूम फ़िल्टर है वो इसलिए डिज़ाइन करा गया है, एक डेटा स्ट्रक्चर है वो इसीलिए डिज़ाइन करा गया है ताकि वो बता पाए कि एलिमेंट्स उस डेटा सेट में प्रेज़ेंट हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी है उस डेटा सेट में प्रेज़ेंट होने की, कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब उसमें प्रेज़ेंट हो सकते हैं या फिर नहीं प्रेज़ेंट हो सकते। सो ये हमारा ब्लूम फ़िल्टर किसने बनाया था या फिर ये आइडिया किसने दिया था? दिस वाज़ गिवन बाय बस्टर हॉवर्ड ब्लूम इन 1970। बस्टर हॉवर्ड ब्लूम ने दिया था 1917 में। तो ये क्या चेक करता है कि वेदर एन एलिमेंट इज़ अ नंबर ऑफ द सेट, कि वो जो एलिमेंट है उस नंबर ऑफ सेट का पार्ट है या फिर नहीं है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि हमेशा हमारे पास एक पॉज़िटिव फ़ॉल्स रेट आ सकता है, लेकिन हमारे पास कभी भी
नेगेटिव फॉल्स रेट नहीं आएगा। पॉजिटिव रेट का मतलब क्या है, अगर हमारे पास डेटा पॉजिटिव आ रहा है मतलब सेट हमारे पास 1 आ रहा है, तो यहाँ पर चांसेस है कि वो जो सेट ऑफ एलिमेंट है वो हमारा प्रेजेंट हो सकता है। उसमें चांसेस है कि प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फॉल्स पॉजिटिव रेट हो सकता है, लेकिन फॉल्स नेगेटिव रेट नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव रेट आ रहा है, सेट ऑफ जीरोस आ रहे हैं, तो दैट मीन्स डेटा को हम डिस्कार्ड कर देंगे। वो बिल्कुल भी उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो डेटा उस एलिमेंट का पार्ट है। वो बिल्कुल ही जो बिट्स हैं वो हमारी बिल्कुल डिफरेंट हैं। सो नाउ दिस इज योर ब्लूम फिल्टर। ये हमारा ब्लूम फिल्टर है। यहाँ पर हम अपना एलिमेंट डालते हैं, ये हमारा ब्लूम फिल्टर होता है। ब्लूम फिल्टर में हम लगाते हैं हैश फंक्शन। हैश फंक्शन की बेसिस पर हम फर्दर अपने डेटा को एनालाइज करते हैं। अगर जो रिजल्ट है वो हमारा पॉजिटिव आता है तो मतलब डेटा हमारा प्रेजेंट हो सकता है, और अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है श्योरली नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर पॉजिटिव में चांसेस होती है कि डेटा प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आंसर हमारा नेगेटिव है मतलब 0 है तो मतलब श्योरली नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है अगर बिट हमारी 0 आ गई तो। इसका एक न्यूमेरिकल है। एग्जाम्पल है सेट कंसिस्ट ऑफ सम एलिमेंट सेज 8, 10। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें 8, 10 का सेट है। तो हमें चेक करना है वेदर 4, 8, 7 लाइज इन द सेट और नॉट, कि 4, 8 और 7 इस सेट में आता है या फिर नहीं आता। तो सेट साइज हमारे पास क्या है, 10। हैश फंक्शंस हमें दिए हुए हैं, तो हमें चेक करना है कि ये जो 4, 8, 7 है वो लाए वो सॉरी 48 और 7 है वो लाए कर रहा है 8, 10 में या फिर नहीं कर रहा है। तो स्टेप 1 क्या था, हमारा सारे एरे को हमें इनिशियलाइज करना है 0 से। तो हमने एक एरे बनाया, जो हमने 10 एलिमेंट्स का एरे बनाया। 10 एलिमेंट्स के एरे बनाने के लिए हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से 9 तक। सारे एलिमेंट्स को हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम हैश फंक्शन लगाते हैं। हैश फंक्शन की बेसिस पर हम की वैल्यूज निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ था हैश फंक्शन, हमारे पास दिए हुए थे कि 3x + 6 mod 6, 3x + 3 mod 6, 2x + 9 mod 2। तो यही सारे हैश फंक्शंस हम लगाएंगे। ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में दिया था जो डेटा एलिमेंट्स हमें चेक करने थे कि 8, 10 और 48, 7 हमें चेक करना था कि ये वाला जो सेट है वो इस सेट में आता है या फिर नहीं आता है। तो 8, 10 हम यहाँ पर लिखेंगे। देन थोड़ा सा स्पेस दिखाने के लिए कि भाई ये दूसरा डेटा सेट है, तो दूसरा डेटा सेट की वैल्यूज लिखेंगे। आफ्टर दैट इन द प्लेस ऑफ x हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। उसके बेसिस पर हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 3। और अगर हम इस वैल्यू में यहाँ पर 10 डालेंगे तो 10 मतलब 3 × 10 30, 30 + 3 मतलब 33 mod 6 हमने करा। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा। तो इसी बेसिस पर हमें सारी कैलकुलेशंस करनी है। सारी कैलकुलेशंस करने के पास हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी। इन वैल्यूज के बेसिस पर हमें क्या करना है, पहले पहला कॉलम उठाना है, मतलब ये वाला कॉलम उठाना है, 8 वाला कॉलम उठाना है। 8 वाले कॉलम में जहां जहां हमारे पास वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हमें रिप्लेस कर देना है 1 से। सो 3 की जगह हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 की जगह 1 करा। आफ्टर दैट 1 है तो 1 की जगह 1 करा। आफ्टर दैट 7 है, 7 की जगह 1 करा। 4 है, 4 की जगह 1 कर दिया। अब उसके बाद दूसरा कॉलम उठाएंगे। हमारा फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया, अब आता है हमारे सेकंड कॉलम का काम। अभी सेकंड कॉलम में हम क्या करेंगे, सेम जो टेबल हमने फर्स्ट कॉलम वाला टेबल लिया था, सेम कॉलम को हम नीचे लिखेंगे। सेम कॉलम को नीचे लिखने के बाद हम चेक करेंगे कि 3 में 1 होना चाहिए, 3 में 1 है। 5 में 1 होना चाहिए हमारे पास, 5 को हम 1 से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर 5 में 0 था तो ये हमने रिप्लेस करा से 5 को 1 से। नेक्स्ट इज योर 1 और 3। तो 1 देखते हैं, 1 में 1 ऑलरेडी है, 3 में 1 ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हमारा एक नया एरे बन गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें चेक करना है 45 की जो की वैल्यूज आई थी, हमें वो सारी की वैल्यूज लिखनी है। और उसके बाद उनके इंडेक्स को चेक करना है कि 3 हमारा जहाँ प्रेजेंट है उसके इंडेक्स पे वैल्यू 0 है या 1 है। तो उसके इंडेक्स पे वैल्यू थी हमारी 1। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा 48 का सेट था, 48 के सेट की ये सारी वैल्यूज एज इट इज लिखनी है। उसके बाद हमें चेक करना है कि यहाँ पर जो इसमें वैल्यूज हैं 3, 1, 7, 4, 3, 1, 7 और 4 पे वैल्यूज क्या हैं हमारी। तो सारी जगह पे हमारी वैल्यूज 1 थी, तो मतलब जो हमारा रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। तो मतलब चांसेस है कि इट मे बी प्रेजेंट देयर।
नेक्स्ट कॉलम आता है हमारे पास फोर्थ कॉलम 7। तो फोर्थ कॉलम की वैल्यूज हमने लिखी और फोर्थ कॉलम की वैल्यूज लिखने के बाद हम चेक करेंगे उसके इंडेक्स पे वैल्यूज क्या है, 0 है या 1 है। तो हमने देखा भाई यहाँ पर सारी वैल्यूज 1 नहीं है, यहाँ पर 0 भी है, तो मतलब रिजल्ट हमारा नेगेटिव है, तो मतलब डेटा श्योरली नॉट प्रेजेंट। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आया कि 48 में बी प्रेजेंट, 48 हमारा प्रेजेंट हो सकता है, उसकी चांसेस हैं, लेकिन 7 जो है वो हमारा श्योरली प्रेजेंट नहीं है। तो कौन-कौन से ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं ब्लूम फ़िल्टर में? हम यूज़ करते हैं इंसर्ट और लुकअप टेबल को हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। सो व्हाट आर द एग्ज़ाम्पल्स? अब एग्ज़ाम्पल्स कौन-कौन से हैं हमारे? हम यूज़ करते हैं फेसबुक यूज़र, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं ऐसे फेसबुक यूज़र एग्ज़िस्ट, फेसबुक के यूज़र को चेक करने के लिए कि वो अभी भी एग्ज़िस्ट करता है या फिर नहीं, जीमेल के यूज़र को चेक करने के लिए, कैची एक्जिस्टेंस को चेक करने के लिए, पैकेज राउटिंग में हम यूज़ करते हैं इसे, डेटाबेस क्वेरी में भी यूज़ इट। सो नेक्स्ट इज़ योर काउंटिंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट। काउंटिंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट से ही पता चल रहा है कि जितने हमारे यूनिक एलिमेंट्स हैं हमें वो काउंट करने हैं एक बड़े डेटा सेट से। तो counting distinct element in a data streams means determining the number of unique item element present in a large continuous and unbounded data streams without storing all the elements। मतलब सारे एलिमेंट्स को स्टोर किए बिना हम उसमें से देख रहे हैं, हम उसमें से यूनिक एलिमेंट्स को निकाल रहे हैं कि कितने हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स हैं, हम उन सबको निकाल देंगे। तो चैलेंजेस हमारे पास क्या-क्या आते हैं काउंटिंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में? स्ट्रीम डेटा हमारा जो है वो बहुत ही हाई स्पीड होता है और कभी-कभी तो वो डेटा जो होता है वो हमारा इनफाइनाइट होता है, मतलब स्ट्रीम की फॉर्म में कंटीन्यूअस प्रोसेसिंग है तो इनफाइनाइट डेटा है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो पूरे डेटा को तो हम मेमोरी में स्टोर कर नहीं सकते हैं और एग्ज़ैक्ट काउंट अगर हम एक-एक चीज़ को काउंट करने बैठे हैं जो कंटीन्यूअस फॉर्मेट में आ रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस? कहाँ-कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं? काउंटिंग यूनिक विजिटर्स और ऑन वेबसाइट, एस्टिमेटिंग यूनिक आईपी एड्रेस इन नेटवर्क्स, यूनिक आईपी एड्रेस को देखने के लिए काउंटिंग यूनिक हैशटैग्स इन सोशल मीडिया। सो व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज़ वी यूज़ हियर? कौन-कौन सी हम टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं काउंटिंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए? वी यूज़ हैश बेस्ड एल्गोरिथम, बिटमैप बेस्ड वेक्टर और फ्लेजिटो मार्टिन एल्गोरिथम को हम यूज़ करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फ्लेजिटो मार्टिन एल्गोरिथम, दिस इज़ इन आवर सिलेबस। तो फ्लेजिटो मार्टिन एल्गोरिथम क्या है? तो फ्लेजिटो मार्टिन एल्गोरिथम अप्रॉक्सीमेट द नंबर ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन द स्ट्रीम। तो ये क्या करता है, हमारे यूनिक एलिमेंट्स को निकालने में हेल्पफुल होता है, बताता है कि कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं हमारी स्ट्रीम में। इफ एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स विद m ऑफ द यूनिक, मतलब एक हमारे पास स्ट्रीम है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और जिसमें m यूनिक एलिमेंट्स हैं, तो ये एल्गोरिथम कैसे रन करेगा? ऑर्डर ऑफ एन टाइम होगा इसका एंड इट नीड्स ऑर्डर ऑफ लॉग एम मेमोरी। तो मतलब ऑर्डर ऑफ एन हमें टाइम चाहिए होगा और ऑर्डर ऑफ लॉग एम हमें मेमोरी चाहिए होगी, क्योंकि हमें यूनिक एलिमेंट्स काउंट करने हैं तो यूनिक एलिमेंट्स को हमें स्टोर भी करना होगा कहीं ना कहीं। सो स्पेस कंजम्पशन लोगारिथम इज द मैक्सिमल नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द स्ट्रीम। तो यहाँ पर हमारी जो स्पेस कंजम्पशन लोगारिथम है वो हमारी मैक्सिमल नंबर पॉसिबिलिटीज है। तो दिस इज द फर्स्ट एल्गोरिथम जो कि हमारा बताता है कि कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमारे पास है। फ्लेजिटो मार्टिन एल्गोरिथम, दिस इज आर यूनिक एल्गोरिथम व्हिच इज यूज्ड टू काउंट द यूनिक एलिमेंट्स। तो इसका एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। सो इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव अ सेट ऑफ स्ट्रीम। हमारे पास कुछ सेट ऑफ स्ट्रीम है जो कि हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर रखी है। वी हैव 1, 5, 10, 5, 15 एंड 1। तो हमारे पास एक सेट है जो जिसे हमने एक्स से रिप्रेजेंट करा है, तो हम इसे बोल रहे हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रीम है और एक हैश फंक्शन हमें दिया गया है कि x mod 11। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने भी यूनिक एलिमेंट्स हैं उन्हें काउंट करना है यूजिंग फ्लेजिटो मार्टिन एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम अभी हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पर ये एक न्यूमेरिकल है। तो कैसे सॉल्व करना है हमें ये न्यूमेरिकल? जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे सेट के, हम सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे। मतलब एक एक्स सेट हमारे पास था, उस एक्स सेट में जितने भी एलिमेंट्स थे हमने सारे एलिमेंट्स लिखे। यहाँ पर हमारे पास था 1, 5, 10, 5, 15 और 1। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ था एक हैश फंक्शन दिया हुआ था। तो हैश फंक्शन की बेसिस पर हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे x mod 11। मतलब x की जगह हम लिखेंगे 1, 1 mod 11। 1 को अगर हम मॉड करेंगे 11 के साथ, मतलब 11 से छोटी वैल्यू है हमारी, तो उसका रिमाइंडर ऑब्वियसली हमारे पास 1 ही आएगा। 5 भी हमारी छोटी वैल्यू है तो इसका रिमाइंडर भी 5 आएगा। सेम फॉर द 10, सेम फॉर द 5। नेक्स्ट इज योर 15। अब 15 मॉड 11 करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा हमारे पास 4। 1 मॉड 11 करेंगे तो फिर से हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1।
आफ्टर दैट अब इसे हमें कन्वर्ट करना है, जो भी हमारे पास हैश फंक्शन लगाने के बाद वैल्यूज़ आई हैं, उन सारी वैल्यूज़ को हमें कन्वर्ट करना है एक बाइनरी फॉर्मेट में। बाइनरी फॉर्मेट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? 8421 के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो 1 को हम कैसे लिखेंगे? 1 को तो हम डायरेक्ट ऐसे 1 लिख देंगे। 5 हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 5 यहाँ पर 4 + 1 5 होता है, तो 1 0 1। तो हमने यहाँ पर 5 लिखा। सिमिलर वे में हम सारे ही एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी फॉर्मेट में। बाइनरी फॉर्मेट के बाद हमें यहाँ पर देखना है कि कितने ट्रेलिंग ज़ीरो हैं। जितने हमारे ट्रेलिंग ज़ीरो होंगे उन्हें काउंट करना है। तो ट्रेलिंग ज़ीरो हम कैसे देखेंगे? ट्रेलिंग ज़ीरो का मतलब है जो भी हमारा इस बाइनरी फॉर्मेट में पहला 1 आ रहा है, पहले 1 से पहले कितनी ज़ीरो हमारे पास है। तो यहाँ पर एक ही 1 है, एक भी ज़ीरो नहीं है इससे पहले, तो मतलब ट्रेलिंग ज़ीरो ज़ीरो। पहला 1 हमारे पास ये है, इससे पहले कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो मतलब ज़ीरो। पहला 1 हमारे पास ये है, इससे पहले एक ज़ीरो हमारे पास है, तो मतलब काउंट ट्रेलिंग कितना हो गया? 1। नेक्स्ट इज़ योर, यहाँ पर फिर से हमारे पास एक 1 है, इससे पहले एक भी ज़ीरो नहीं है, तो ज़ीरो। अब यहाँ पर जो हमारा पहला 1 है, इससे पहले हमारे पास 2 ज़ीरो है, तो हमने यहाँ लिखा 2, और यहाँ पर भी हमारे पास एक भी ज़ीरो नहीं है, तो ज़ीरो। उसके बाद हमें क्या करना है? इसमें से मैक्सिमम नंबर ढूँढना है। अब मैक्सिमम नंबर हमारा क्या है? 2। तो R क्या है हमारा? एक R जो है वो हमारा है काउंट ऑफ मैक्सिमम ट्रेलिंग ज़ीरो। तो हमारा मैक्सिमम ट्रेलिंग ज़ीरो कितना आया? 2। हाईएस्ट नंबर हमारे पास आया 2। अब आंसर कैसे निकलेगा? डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमें कैसे पता चलेंगे कि कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं? जो भी हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली है उसे यहाँ पर सो दिस इज़ आर के। जो भी हमने यहाँ वैल्यू निकाली है वो हमारी के होती है। तो मतलब 2 की पावर के की हेल्प से हम निकालते हैं कितने हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालने के लिए हम करेंगे 2 की पावर के। तो 2 की पावर k करने के लिए हमारे पास k की वैल्यू हमें पता है 2, तो हम अगर करेंगे 2 की पावर 2 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमारे पास है 4। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू डिफाइन द एल्गोरिथम? अभी जो हमने एल्गोरिथम पढ़ा है, अब उसके स्टेप्स देख लेते हैं। एक बार इसके एल्गोरिथम देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है? पहले एक हैश फंक्शन पिक करना है, और हैश फंक्शन पिक करने के बाद हमें सारी स्ट्रीम्स को देखना है। आफ्टर टेकिंग दैट हैश फंक्शन हमें क्या करना है? आर इज यूज टू डिनोट द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो भी हमारा हैश फंक्शन लगाने के बाद रिजल्ट आया है उस सारे रिजल्ट को हमें एक बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। जैसे ही हमारा बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उस बाइनरी फॉर्मेट में हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज हैं। ट्रेलिंग जीरोस देखने के बाद हम जो भी हमारा आउटपुट आएगा, जो भी हमारा ट्रेलिंग जीरो वाला आउटपुट आएगा, उसमें से हमें मैक्सिमम आरए की वैल्यू फाइंड करनी है। मैक्सिमम आरए की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो भी हमारे पास मैक्सिमम नंबर आएगा वहाँ पर, उसके बाद हमें उसकी पार कर देनी है 2 से। सो दैट विल बी योर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम। वही हमारा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है काउंटिंग वंस इन अ विंडो। अब विंडो क्या है हमारे पास? जब कॉन्टिन्यूस डेटा हमारे पास हो जाता है तो हमें डेटा को स्टोर करना पड़ता है स्लाइडिंग विंडोज की फॉर्म में। तो इट इज अ टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच स्ट्रीम रेज्ड एंड प्रोसेस द क्वेरीज। तो ये टाइम इंटरवल है जिसमें स्ट्रीम्स हमारी रेज होती हैं और क्वेरीज को प्रोसेस करती हैं। सो डेटा एलिमेंट्स रिसीविंग इज टेकिंग प्लेस वन बाय वन। तो जो हमारा डेटा एलिमेंट्स यहाँ पर आता है वो एक के बाद आता ही जाता है, आता ही जाता है। तो यहाँ पर स्लाइडिंग, अगर स्लाइडिंग विंडो का साइज n है और विंडो हमारी कवर कर रही है आइटम्स को जो कि t टाइम पर अराइव्ड हो रही है, तो हमारा जो टाइम इंटरवल होगा वो होगा n इंटू टी। सो अगर हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हमें काउंट करना है नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार आ रहे हैं उस प्रॉब्लम में, तो हमारी पास एक प्रॉब्लम है। फॉर द गिवन स्ट्रीम्स ऑफ जीरोस एंड वन, हमारे पास एक स्ट्रीम है जिसमें 0 और 1 है और हमें बताना है कि कितना नंबर ऑफ 1 आ रहे हैं। लेटेस्ट मतलब जो भी हमारा स्ट्रीम में नया नया डेटा है उसमें लेटेस्ट कितना नंबर ऑफ n हमारे 1 हमारे पास है। तो सोल्यूशन क्या है? स्टोर करना जितना भी हमारे पास मोस्ट रिसेंट n बिट्स हैं। जैसी नया डेटा आए तो हमें व्हेन अ न्यू बिट कम्स इज डिस्कार्डेड द फर्स्ट वन। मतलब नई बिट हमारे पास आ रही है, पीछे की जो बिट है वो हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या है हमारी यहाँ पर कि हमारे पास इतनी इनफ मेमोरी ही नहीं है कि नई नई बिट्स को हम बार बार स्टोर कर पाए। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कितने नंबर ऑफ वंस हमारे पास हैं? अगर एक ऐसा डेटा है जिसमें 0 और 1 है तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितने नंबर ऑफ 1 है? तो इसका एक न्यूमेरिकल है, हम इसे सॉल्व करेंगे एक एल्गोरिथम की हेल्प से। उस एल्गोरिथम को हम बोलते हैं डीजीआईएम एल्गोरिथम। तो डीजीआईएम एल्गोरिथम क्या करती है? इट सजेस्ट टू जस्ट स्टोर ऑर्डर ऑफ log 2 log
n बिट्स ऑफ स्ट्रीम्स, तो हमें एक ऑप्टिमाइज मेथड बताती है कि हम कैसे इस सारे चंक ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सो इट यूजेस अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बकेट। किस चीज का यूज करती है? एक टाइम बकेट वाले कॉन्सेप्ट का यूज करती है। टाइम विंडोज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ बकेट्स। जो हमारी विंडोज हैं, जो भी हमने पीछे विंडो पढ़ा था, तो विंडो हमारी जो है वो नंबर ऑफ बकेट्स में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स हैं बकेट्स को बनाने के लिए। तो बकेट्स को हम कैसे बनाते हैं? द वेरी फर्स्ट रूल इज कि एवरी बकेट शुड कंटेन एटलीस्ट सिंगल वन इन इट। मतलब हर एक बकेट में कम से कम एक वन तो आना ही चाहिए। राइट साइड ऑफ द बकेट शुड स्ट्रिक्टली स्टार्ट फ्रॉम वन। तो राइट साइड जो है हमारी बकेट की वो हमेशा हमारी वन से स्टार्ट होनी चाहिए। लेंथ ऑफ द बकेट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ वंस इन इट। तो जो लेंथ है उसमें नंबर ऑफ वंस के इक्वल होनी चाहिए। एवरी बकेट लेंथ शुड बी इन द पावर ऑफ टू। तो जो लेंथ है उसकी बकेट की वो टू की पावर में होनी चाहिए। एज वी मूव टू लेफ्ट द बकेट साइज शुड नॉट डिक्रीज। तो जैसे ही हम लेफ्ट की तरफ मूव करें तो हमारा बकेट का साइज जो है वो डिक्रीज नहीं करना चाहिए। नो मोर और टू बकेट्स कैन हैव द सेम साइज। तो दो से ज्यादा बकेट के साइज हमारा सेम नहीं हो सकता। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमारे पास एक स्ट्रीम दी हुई है, मतलब यहाँ पर 24 इसका विंडो साइज है, हमें दी हुई है एक स्ट्रीम। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? पहला तो हमारा जीरो है, जीरो को स्किप करेंगे। हमें देखना है हमारी जो बकेट है वो हमेशा वन से स्टार्ट होनी चाहिए। तो हमने करा वन से स्टार्ट। दूसरा रूल हमारा क्या था कि टू की पावर में होनी चाहिए। तो मतलब टू की पावर जीरो, तो हमने ले लिया वन। उसके बाद नेक्स्ट जो बकेट हम चूज करेंगे वो हम चूज करेंगे टू की पावर वन की। तो हमने फिर से एक बकेट ली, हमने वन से स्टार्ट करा और यहाँ पर हमने देखा कि भाई ये आ रहा है हमारा टू की पावर वन। टू की पावर वन मतलब दो हमारे वन आ सकते हैं, ठीक है। अब हमने एक और रूल पढ़ा था कि जो हमारे बकेट्स है वो दो तो हो सकते हैं लेकिन दो से ज्यादा नहीं हो सकते। तो मतलब फिर से हमने टू की पावर वन का एक और बकेट बनाया। हमेशा हमारी बकेट वन से स्टार्ट होगी और वन पे ही खत्म होगी। तो टू की पावर वन का एक और बकेट हमारा बन गया। आफ्टर दैट अब हमारा बनेगा टू की पावर टू का बकेट। तो जीरो आ रहा है, जीरो को स्किप करेंगे। हमेशा हमारा वन से स्टार्ट होना चाहिए। अब टू की पावर वन का बन गया, मतलब दो नंबर ऑफ वन आ गया। अब हमारे पास चार होने चाहिए। तो हमने फिर से एक और बकेट बनाया जिसमें टू की पावर टू था। नेक्स्ट फिर से हमने टू की पावर टू का एक बकेट बनाया। अब इसके बाद हमारी प्रॉब्लम क्या आती है? तो यहाँ पर अगर हमें बकेट अपडेट करना है, मान लो हमारे पास जीरो आ गया, तो मतलब हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक नया डेटा आता है, ये हमारा एग्जाम्पल था, यहाँ पर अगर जीरो आ जाता है तो यहाँ पर जीरो आएगा तो भाई कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि ये सब तो सेम ही रहेंगे। जीरो को तो हम इंक्लूड करते ही नहीं अपने बकेट्स में, जीरो से तो स्टार्टिंग होती नहीं। लेकिन अगर यहाँ वन आ गया तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी। तो हमें क्या करना है? जैसे ही हमारा जीरो आएगा तो हमें कुछ चेंज नहीं करना, लेकिन जैसे ही हमारा वन आएगा तो हम फिर से एक और बकेट बना देंगे। अब इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं कि नया केस क्या क्या होता है अगर हमारे पास नंबर ऑफ वंस ऐड हो जाते हैं। तो हमारे पास ये एक स्ट्रीम थी हमारे पास। तो हमने क्या करा, यहाँ पर इसके बकेट्स बनाए। तो मतलब स्टार्टिंग करी हमने टू की पावर जीरो से, तो टू की पावर जीरो के दो बकेट हो सकते थे, तो हमने दो बकेट बनाए। आफ्टर दैट टू की पावर वन का एक बकेट बनाया। टू की पावर वन का बकेट बनाने के बाद हमने फिर टू की पावर टू का बकेट बनाए, टू की पावर थ्री का बकेट्स बनाए। तो सिमिलर वे में हमने यहाँ पर बकेट्स बना दिए अपने। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन था, तो ये हमारा क्वेश्चन था। हमें यहाँ पर बकेट बने हुए दिए हुए हैं कि भाई दो टू की पावर जीरो के बकेट है, एक टू की पावर वन का बकेट है, एक टू की पावर दो टू की पावर टू के बकेट है, फिर टू की पावर थ्री के बकेट्स है हमारे पास। अब इन्होंने बोला है कि लास्ट में वन ऐड हो गया, लास्ट में हमारा वन ऐड हो गया, तो अब हमें बकेट्स बनाने हैं। अब लास्ट में अगर हमारा वन ऐड हो गया, ये ऑलरेडी ये सारे के सारे हमारे बकेट्स बने हुए थे, तो एक अगर हम वन लेंगे तो उसकी पावर क्या होगी? टू की पावर जीरो। तो अगर ऐसा केस आता है जहां पर हमारी तीन बकेट्स एक साथ हो जाती हैं, मतलब सेम साइज की तीन बकेट्स है, लेकिन हमने तो देखा कि भाई दो ही होनी चाहिए, यहाँ तो तीन हो गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो बकेट्स को मर्ज करके एक बना देंगे। तो मतलब ये जो दो बकेट्स होंगे इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे और इन्हें बना देंगे टू की पावर वन की बकेट। सो ये जो हमारी आपस में दो बकेट्स थी, हमने हमने इन दोनों बकेट्स को मर्ज करा। इन दोनों बकेट्स को मर्ज करने के बाद हमने बना दिया ये टू की पावर वन का बकेट। तो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल से अगर हम इसे समझें, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एग्जाम्पल कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रीम। हमें एक स्ट्रीम बतानी है
तो हमने क्या करा, स्टार्टिंग की जो 2 बकेट्स होती हैं हम जनरली उन्हें एक-एक ही वैल्यूज़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 की पावर 0 का हम इसे भी 2 की पावर 0 बना सकते थे, फिर आफ्टर दैट यहाँ पे इसे 2 की पावर 1 कर सकते थे। बट हम वो चीज़ अवॉइड करते हैं क्योंकि बाद में हमें कॉम्बिनेशन करना होता है, तो बाद में वो 3-3 का पेयर हमारे को प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो हमें बकेट बनानी है, तो हमने क्या करा, पहले एक 2 की पावर 0 की बनाई, फिर 2 की पावर 1 की बनाई, फिर 2 की पावर 2 की 2 बना दी। आफ्टर दैट हमारे पास एक 0 आया। अब 0 आ गया तो 0 से तो हमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, कोई भी चेंज नहीं होगा। 0 के बाद हमारे पास 1 आया। अब 1 आ गया तो मतलब एक और बकेट बनेगी। अब 1 आया तो हमने इसका एक बकेट बनाया और इसे बोल दिया 2 की पावर 0 की बकेट है ये। 2 की पावर 0 की बकेट है, तो मतलब इसमें एक एलिमेंट है हमारे पास, एक 1 है। तो सिमिलर वे में अब लास्ट हमारा जो साइज़ होगा, अगर हमें साइज़ बताना है वो कितना होगा, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ वन्स कितने हैं 1, यहाँ पे नंबर ऑफ 1 कितने हैं 1, सारे बकेट का नंबर ऑफ 1 काउंट करेंगे कि कितने 1 उनमें आ रहे हैं। आफ्टर दैट जितने भी 1 हमारे आ रहे होंगे उन सारे 1 को ऐड करके हम लिख देंगे, दैट विल बी योर आंसर। तो हमें पता चल जाएगा भाई कितने नंबर ऑफ 1s हमारे पास आए हैं। सो नाउ व्हाट इज एस्टिमेटिंग मोमेंट्स? एस्टिमेटिंग मोमेंट्स क्या होता है? तो मोमेंट्स जो होते हैं वो हमारे एक स्टैटिस्टिकल मेजर होते हैं विच आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सच एज वेरिएंस एंड स्क्यूनेस। तो मोमेंट्स हमारे कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसे कि हमारा हो गया वेरिएंस या फिर हमारा हो गया स्क्यूनेस। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट। तो फर्स्ट मोमेंट क्या होता है, हमारा सम ऑफ एवरी एलिमेंट इन द स्ट्रीम, तो जितना भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन सबका सम। सेकंड मोमेंट क्या होता है, इट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट्स यूज्ड टू मेजर द वेरिएंस। तो ये क्या होता है, हमारा स्क्वायर होता है उन सम का। और कोवेरिएंस हम कैसे निकालते हैं, सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सेकंड मोमेंट। सेकंड मोमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स ऑफ आई माइनस एक्स का जो भी मीन है उसका होल स्क्वायर अपॉन एन। वैसे ये फॉर्मूला पूछा नहीं जाता क्योंकि इसका न्यूमेरिकल आएगा नहीं, ये सब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। So this is only the theoretical approach. So now what are the techniques we use here? हम use करते हैं एलॉन मेटासिस स्लेड्जी एल्गोरिथम, जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। सो इट इज़ एफिशिएंटली एस्टिमेट्स मोमेंट्स यूजिंग रैंडम सैम्पलिंग। तो ये मोमेंट्स को निकालता है रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करके। एग्जांपल्स क्या है, एस्टिमेट द वेरिएंस इन ट्रांजेक्शन अमाउंट इन अ फाइनेंशियल डेटा स्ट्रीम। तो ये क्या करता है, हमारे वेरिएंस को एस्टिमेट करता है एक ट्रांजेक्शन अमाउंट में फाइनेंशियल डेटा स्ट्रीम्स में। दूसरा आता है, हम अब आता है हमारे पास डीकेइंग विंडो। अब डीकेइंग विंडो क्या होता है, तो डीकेइंग विंडो असाइन वेट टू द एलिमेंट्स इन द स्ट्रीम बेस्ड ऑन देयर एज गिवन मोर इंपॉर्टेंस टू द रीसेंट डेटा। तो डीकेइंग एलिमेंट क्या करता है, जैसे ही हमारा स्ट्रीम में डेटा आ रहा होता है उन्हें एक एज दे देता है, मतलब ये नया डेटा है तो इनकी एज कम है, दीज आर द न्यू बॉर्न्स। जो पुराना डेटा है उनकी एज ज्यादा है, तो सारे डेटा को हमारा एज दे देता है। तो एज के बेसिस पर हम बता पाते हैं कि ये रीसेंट डेटा है, ये नया डेटा है, इस डेटा को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट देनी है। ये हमारा पुराना डेटा है, इसकी एज बहुत ज़्यादा है तो इसे हम कम इम्पोर्टेंट देंगे, कम एज वालों को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे। सो व्हाट आर इट्स एडवांटेज? इसके एडवांटेज क्या है, इट कीप एनालिटिक रेलेवेंट टू रीसेंट डेटा। एनालिटिक्स रखता है रीसेंट डेटा के साथ, रीसेंट ट्रेंड्स के साथ हमें एनालिसिस करने में हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। इनफाइनाइट स्ट्रीम्स को हैंडल करता है, पुरानी जो स्ट्रीम्स होती हैं उन्हें डिस्कार्ड कर देता है, या फिर जितना भी हमारा पुराना डेटा होता है उसे कम इम्पोर्टेंस देता है। सो इसकी एल्गोरिदम क्या है, द एल्गोरिदम आइडेंटिफाइज द मोस्ट पॉपुलर एलिमेंट इन एन इनकमिंग डेटा स्ट्रीम्स। तो एल्गोरिदम हमारा मोस्ट पॉपुलर एलिमेंट को फाइंड करता है। तो इसके स्टेप्स क्या है, हमें असाइन करना है, असाइन ईच एलिमेंट्स अ वेट, सारे एलिमेंट्स को एक वेट असाइन कर देंगे। आफ्टर दैट कैलकुलेट एग्रीगेट सम ऑफ ईच डिस्टेंस एलिमेंट बाय एडिंग ऑल द वेट असाइन टू द एलिमेंट्स। फिर हमें एक सम निकालना है, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सबको ऐड करके एक सम निकालना है, एक वेटेड सम निकालना है। After that, the aggregate sum of the decaying exponential window can be calculated by using the following formula। तो हमें एक फॉर्मूला प्रोवाइड कर रखा है कि भाई इस फॉर्मूले के यूज से हमें जो सम है डिकेइंग विंडो का या फिर डिकेइंग एक्सपोनेंशियल वेट जो हम निकालेंगे इस फॉर्मूले के यूज करके निकालेंगे, जहाँ पर हमारा जो सी है वो यूजुअली क्या है, एक स्मॉल कांस्टेंट है ऑफ ऑर्डर टेंस द पावर 6 और टेंस टू द पावर 9। wherever a new element arrives in the data stream you perform the following stream। अगर कोई नया डेटा हमारे पास आता है, मतलब हमारे पास एक चंक ऑफ डेटा था, तो हमने हर एक डेटा एलिमेंट्स को एक वेट असाइन करा, आफ्टर दैट हमने एक सम निकाला उस डेटा का। अगर हमारे पास नया डेटा आता है तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे करंट सम या फिर स्कोर को उसकी वैल्यू से 1 माइनस सी से, वरना हम ऐड करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेट को एक नए एलिमेंट में।
तो ये जितने भी स्टेप्स हैं ये आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल अगर आपको समझ आ गया, न्यूमेरिकल समझ आ गया तो मतलब एल्गोरिदम तो आप खुद ब खुद लिख सकते हो। तो बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बस आपको समझना है, सारी चीज़ों को समझना है। सो दिस इज़ द ग्राफ। देखो, एग्ज़ाम्स में जितना ग्राफ्स और फ्लो चार्ट्स बनाकर आओगे उतना ही ज़्यादा इंटरैक्टिव आपकी आंसर शीट बनेगी, ज़्यादा मार्क्सेस मिलने के चांसेस होते हैं। मेरे पास आता है इसका एक न्यूमेरिकल, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ ट्विटर टैग्स फीफा आईपीएल। फीफा आईपीएल तो एक सीक्वेंस दिया हुआ है हमें कि ट्विटर के टैग्स का एक सीक्वेंस है। हमें अज्यूम करना है कि एलिमेंट का वेट जो है वो 1 है और सी की वैल्यू क्या है, 0.1। तो पहले हम फीफा का निकालते हैं कि भाई फीफा का स्कोर कितना है। ट्रेंडिंग हमें बताना है कि फीफा ट्रेंडिंग में है या फिर आईपीएल ट्रेंडिंग में है। तो अगर हम पहले फीफा का चेक करें, तो फीफा का चेक करने के लिए हमें बोला इनिशियल वेट हमें एज्यूम करना है कि 1। तो मतलब अगर हम फीफा का निकाल लें तो फीफा का वेट हम मानेंगे 1 और जो दूसरा वाला है उसका वेट हम मानेंगे 0। तो हमने शुरुआत करी, तो 1 इंटू अभी हमने बोला था कि जैसे ही हमारा एलिमेंट ऐड होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, नया एलिमेंट ऐड करने के लिए उस एलिमेंट का वेट इंटू 1 माइनस सी करेंगे। तो 1 इंटू 1 माइनस सी हमने करा, 1 माइनस सी जैसे ही हमने करा उसके बाद हमारा क्या आया, हमारे पास एक वैल्यू आ गई। आफ्टर दैट उसके बाद आता है हमारा आईपीएल। आईपीएल आया तो पुराना वाला जो वेट था अब हमने फीफा के बाद आया तो मतलब फीफा वाला वेट लेंगे। फीफा वाला वेट लिया हमने 0.9 इंटू 1 माइनस सी करा। 1 माइनस सी करने के बाद हमने ऐड करा यहाँ पर 0। मैंने आपको पहले ही बताया था हम फीफा का ट्रेंड निकाल लिया, फीफा का वेट हमें 1 दिया हुआ है लेकिन आईपीएल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम ऐड क्यों करने हैं 0, ऐड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि इस एलिमेंट के बाद ये वाला एलिमेंट आया है, इस सीक्वेंस के बाद ये वाला सीक्वेंस आया, मतलब एक टैग के बाद दूसरा दूसरा टैग आ रहा है, तो इसके लिए हम ऐड कर रहे हैं उसकी इनिशियल वेट को। तो यहाँ पे हमने 0 ऐड करा, हमारे को एक वैल्यू मिली। आफ्टर आईपीएल भी फिर से हमारा फीफा आया। फीफा आने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पर हमारा आंसर आया था 0.8। तो हमने यहाँ पर 0.8 लिया, इंटू करा हमने 1 माइनस सी से, मतलब 1 माइनस 0.1। फीफा का इनिशियल वेट 1 था तो 1 ऐड कर दिया, फिर एक वैल्यू आई हमारी। फीफा के बाद हमारा आईपीएल आ रहा था, आईपीएल में हमने यहाँ पर जो प्रीवियस वेट था, प्रीवियस वेट लिया इंटू 1 माइनस सी प्लस आईपीएल का इनिशियल वेट 0 था। सिमिलर वे में हम सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसी सीक्वेंस में चलते चलते हम लास्ट तक पहुंचेंगे। लास्ट में हमारा फीफा है तो लास्ट में हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब हमें फाइनल स्कोर पता चल जाएगा फीफा का। तो फाइनल स्कोर क्या है फीफा का, 2.135। नेक्स्ट आता है हमारा आईपीएल। अब हम आईपीएल के लिए फाइंड करेंगे। तो स्टार्टिंग हमारी फीफा से हो रही है, लेकिन अब आईपीएल के लिए निकाल रहे हैं तो आईपीएल का वेट 1 होगा और फीफा का वेट 0 होगा। तो 0 इंटू 1 माइनस 0.1 इनिशियली वैल्यू क्या आई हमारी, 0। अब फीफा के बाद आया हमारा आईपीएल। आईपीएल के लिए हमने क्या करा, 0 इंटू 1 माइनस सी करते हैं तो 1 माइनस 0.1 प्लस अब वेट ऐड करते, जैसे हमारा नया एलिमेंट्स आता रहता है उनका वेट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब आईपीएल की वैल्यू 1 है हमारी, तो सिमिलर वे में हम जैसे हमने फीफा का जैसे हमने ऊपर से वाला सीक्वेंस निकाला था, सिमिलर वे में हम यहाँ पर सीक्वेंस वैल्यूज निकालेंगे। बस एक डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पर फीफा का वेट 0 हो गया, आईपीएल का वेट 1 हो गया, क्योंकि हम आईपीएल का ट्रेंड चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा फाइनल स्कोर आया 3.725। तो स्कोर जो है फीफा का वो था हमारा 2.135, लेकिन आईपीएल का स्कोर था 3.726। तो आईपीएल हमारा ज्यादा ट्रेंडिंग में है फीफो से, तो हमें ट्रेंड बताना था, तो हमारा ट्रेंडिंग क्या है, आईपीएल। तो इसी तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है वो एनालाइज करता है ट्रेंड्स को कि किस तरीके से जो टैग्स हैं वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। सो नाउ एग्जाम्पल ऑफ डीकेइंग विंडो। डीकेइंग विंडो का एग्जाम्पल क्या है, मॉनिटर सीपीयू यूजेज, giving high priority to recent data. Next was your real time analysis platform applications. कौन सी ये क्या होता है हमारा, it refers to finding the meaningful patterns in the data as the actual time of receiving. तो मतलब हम एक मीनिंगफुल पैटर्न्स को फाइंड कर रहे हैं उसी टाइम में, जैसे वो डेटा हमारा रिसीव हो रहा है उसी टाइम पीरियड में। हम रियल टाइम एनालिसिस का मतलब क्या है, जैसे ही हमारा डेटा आ रहा है उसमें से हम कुछ मीनिंग फाइंड कर रहे हैं। सो नाउ रियल टाइम एनालिसिस प्लेटफॉर्म क्या होते हैं हमारे, इट मैनेजेस एंड प्रोसेसेस डेटा एंड हेल्प्स टाइमली डिसीजन मेकिंग। तो ये क्या करता है, डेटा को मैनेज करता है, प्रोसेस करता है और टाइमली डिसीजंस बनाता है। इट हेल्प्स टू डेवलप डायनेमिक एनालिसिस एप्लीकेशन, डायनेमिक एनालिसिस एप्लीकेशंस को बनाता है। लेट्स टू इवॉल्व बिजनेस इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है।
तो कौन-कौन से हमारे रियल टाइम एनालिसिस प्लेटफ़ॉर्म हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वाइडली यूज़ होते हैं? तो पहला प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास आता है अपाचे स्पार्क स्ट्रीमिंग। अपाचे स्पार्क स्ट्रीमिंग क्या है? एक बिग डेटा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि हमारा डेटा स्ट्रीमिंग एनालिसिस में काम आता है। नेक्स्ट इज़ योर सिस्को कनेक्टिंग स्ट्रीमिंग एनालिसिस। तो सिस्को कनेक्टेड स्ट्रीमिंग एनालिसिस क्या है? एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो डिलीवर करता है इनसाइट्स को फ्रॉम हाई वेलोसिटी स्ट्रीम्स टू लाइव डेटा फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज़ एंड इनेबल्स इंटरमीडिएट एक्शंस। तो मतलब सिस्को कनेक्टेड स्ट्रीमिंग का काम क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि हमें इनसाइट्स बता रहा है कि मतलब हाई वेलोसिटी से लाइव डेटा तक जा रहा है, मतलब ट्रेंड्स हमें बेसिकली एक तरीके से हमें ट्रेंड बता रहा है कि इस टाइम पे यहाँ था डेटा हमारा, इस टाइम पर ये वाला ट्रेंड था, इस टाइम पर हाई था डेटा, इस टाइम पर लो था। तो एक इंटरमीडिएट आफ्टर दैट इन सारे ट्रेंड को एनालाइज करके एक इंटरमीडिएट एक्शन हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट इज योर ओरेकल स्ट्रीम एनालिसिस। ओरेकल स्ट्रीम एनालिसिस क्या है? अ प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल इंटरफेस टू फास्ट डेटा। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ग्राफिकल इंटरफेस बताता है, इंटरफेस देता है फास्ट डेटा को। नेक्स्ट इज योर साप है ना। तो साप है ना क्या है? A streaming analysis tool which also does real time analysis। एक streaming analysis tool है जो कि real time analysis भी करता है। Next is your stream SQL Streamblaze। SQL Streamblaze क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा powerful visual development environment है। और बाकी के अगर कुछ और टूल्स की बात करें तो हम टिपको स्ट्रीम बेस इंफॉर्मेशन, IBM स्ट्रीम कंप्यूटिंग का यूज करते हैं रियल टाइम एनालिसिस के लिए। सो व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस? इसके एप्लीकेशंस क्या-क्या हैं? कहाँ-कहाँ ये यूज़ होता है रियल टाइम एनालिसिस? हम फ्रॉड डिटेक्शन में यूज़ करते हैं, लॉग एनालिसिस में यूज़ करते हैं, पैटर्न्स को समझने के लिए। ऑनलाइन रिकमेंडेशन सिस्टम में यूज़ होता है, सोशल मीडिया एनालिसिस में यूज़ होता है, नोटिफिकेशंस में यूज़ होता है, इमरजेंसी एक्शंस में यूज़ होता है, एबनॉर्मल मेजरमेंट्स को चेक करने में यूज़ होता है। इसके की फीचर्स क्या हैं? कि लेटेंसी इसकी कम होती है फॉर रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, स्केलेबल है, बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी डेटा को ईज़िली हैंडल कर लेता है, इंटीग्रेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के साथ इसकी काफ़ी अच्छी है। सो अब हमारे पास सिलेबस में कुछ केस स्टडीज़ हैं। तो रियल टाइम एनालिसिस की केस स्टडी क्या है? पहली केस स्टडी है हमारे पास रियल टाइम सेंटिमेंट एनालिसिस। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें एनालाइज़ करना है रियल टाइम सोशल मीडिया स्ट्रीम्स टू अंडरस्टैंड एंड क्वांटिफाई पब्लिक सेंटिमेंट्स। मतलब हमें रियल टाइम्स जो हमारे सोशल मीडिया पे स्ट्रीम्स आती हैं, जो हमारे पास सोशल मीडिया पे डेटा आ रहा है, उस सब को समझना है। जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है सोशल मीडिया की फॉर्म में, या वेदर इट इज़ आवर कमेंट्स, लाइक्स, व्हाटएवर इट इज़, सारे डेटा को एनालाइज़ करना है और उसे क्वांटिफाई करना है एक पब्लिक सेगमेंट्स की फॉर्म में। तो एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी? मॉनिटरिंग करना, हमें मॉनिटरिंग पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस, इलेक्शंस के टाइम पर पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को देखना, ट्रैक करना कस्टमर के फीडबैक को। जब हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो स्टेप्स क्या है इसमें? हमारे पहला स्टेप आता है हमारे डेटा को कलेक्ट करना। मतलब हम एपीआई का यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारा ट्विटर है, ट्विटर एपीआई हो गया, रेडिल एपीआई हो गया। फिर उसके बाद सारे कीवर्ड्स को फ़िल्टर करेंगे, जो भी हमारे पास कीवर्ड्स हैं या फिर हैशटैग्स हैं। अगर इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन 2024, तो उन सारे चीज़ों को कीवर्ड्स और हैशटैग की फॉर्म से फ़िल्टर करेंगे। नेक्स्ट इज़ योर डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा को कलेक्ट कर लिया, डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है? उस डेटा को करना है प्रोसेस। तो डेटा प्रोसेस करने के लिए हम क्या करेंगे? कि पहले करेंगे हम क्लीनिंग। क्लीनिंग में क्या होगा हमारा? हम रिमूव करेंगे जितने भी हमारे जो स्टॉप वर्ड्स थे या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स थे, इमोजीज़ हैं, या फिर कोई अननेसेसरी स्पेसेस हैं। तो हमने सारे अननेसेसरी या फिर अनरेलेवेंट डेटा को यहाँ पर रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट इज़ योर टोकनाइज़ेशन। डेटा को प्रिपेयर करने में 2 स्टेप्स थे, क्लीनिंग और टोकनाइज़ेशन। तो टोकनाइज़ेशन में हम क्या करेंगे? टेक्स्ट को वर्ड या फिर फ्रेजेस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि रनिंग था तो रनिंग को कर देंगे हम रन। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? प्री प्रोसेसिंग के बाद हम करेंगे एनालिसिस। एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर अप्लाई करेंगे सेंटिमेंट स्कोरिंग एल्गोरिदम टू क्लासिफाई टेक्स्ट एज़ पॉज़िटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो हम देखेंगे कि भाई जो टेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं, वो जो कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं या फिर रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है, वो पॉज़िटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो नेगेटिव होगा तो मतलब प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव सिमिली है तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास एक पॉजिटिव इमोशन है, यहाँ पर कस्टमर ने पॉजिटिव चीज़ें हमें भेजी हैं। नेगेटिव सिमिली का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ कॉमन नेगेटिव इमोशन, डोंट, यू, ऑन, सो एंड फार में इंडिकेट आयरॉनिक या फिर सरकास्टिक टेक्स्ट, लाफ, प्रेजेंस ऑफ पॉपुलर लाफ्टर इंडिकेशन सच एज लोल और हाहा। सो दीज वर्ड्स, अगर हमारे ये वाले वर्ड्स हमारे पास है तो मतलब लाफ्टर को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
सो दीज आर द सेंटिमेंट एंड एनालिसिस। तो कुछ पॉपुलर टूल्स हैं जो ये सब करने में हेल्पफुल होते हैं, इन्हें एनालाइज करने में हेल्पफुल होते हैं। कौन कौन से टूल्स हमारे पास हैं? टेक्स्ट बुक, डीप लर्निंग और मॉडल्स। सो नाउ रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग में हम कौन कौन से टूल्स को यूज करके रियल टाइम प्रोसेसिंग करते हैं? अपाचे काफका, अपाचे फ्लिंक। देन आफ्टर दैट योर विजुअलाइजेशन एंड इनसाइट। विजुअलाइजेशन और इनसाइट में क्या है, कौन कौन से टूल उसकी हेल्प से हम, अभी हमने रियल टाइम प्रोसेसिंग कर लिया, मतलब पहला स्टेप क्या था? डेटा को कलेक्ट करा, डेटा को कलेक्ट करने के बाद प्रोसेस करा, आफ्टर दैट सेंटीमेंट एनालिसिस करा, सारे डेटा को एनालाइज करा, प्रोसेस करने के बाद फिर उसकी रियल टाइम प्रोसेसिंग करी। रियल टाइम प्रोसेसिंग करने के बाद हमने सारे डेटा को विजुअलाइज करा। विजुअलाइज करने के लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं? टेब्यूला, पावर बीआई। एग्जाम्पल, हीट मैप ड्यूरिंग पॉलिटिशियन डिबेट। सो नाउ नेक्स्ट इज योर स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन। दूसरी केस स्टडी हमारे पास आती है स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन की। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें एनालाइज करना है और प्रेडिक्ट करना है स्टॉक के प्राइसेस जो कि ट्रेंड में है, किस ट्रेंड में है, हमारे कौन से स्टॉक का ट्रेंड चल रहा है, किसकी क्या प्राइसेस हैं, तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? प्रिडिक्टिंग स्टॉक प्राइस फंक्शंस बेस्ड ऑन ब्रेकिंग न्यूज। न्यूज के बेसिस पर हम स्टॉक का प्राइस बता रहे हैं। आइडेंटिफाइंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यूजिंग हिस्टोरिकल एंड रियल टाइम डेटा। हम ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं यूजिंग उसकी हिस्ट्री और रियल टाइम डेटा की हेल्प से हम उसकी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे हैं। सो इसमें स्टेप्स क्या क्या आते हैं? पहला स्टेप वही है कि डेटा को कलेक्ट करना है। डेटा को कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है? वेरियस एपीआई से, याहू, फाइनेंस या फिर अल्पा वांटेज। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है? हमारी वेब स्पेसिंग, वेब स्क्रैपिंग टूल्स। अब डेटा हमारा कलेक्ट हो गया है तो डेटा को करना है हमें प्रोसेस। डेटा को प्रोसेस करने के लिए पहले हम डेटा को क्लीन करेंगे। आफ्टर दैट वी विल फीचर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग फीचर करने में हम क्या करेंगे? विल जनरेट फीचर्स सच एज मूविंग एवरेज, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। हम यहाँ पर ग्राफ्स वगैरह सारी चीजों को चेक करेंगे, डेटा को प्रोसेस करेंगे। आफ्टर दैट मॉडलिंग एंड प्रोडिक्शन। उसके बाद हम डेटा को मॉडल, मतलब जो भी हमने डेटा को प्रोसेस करा है उसकी बेसिस पर प्रेडिक्शंस करेंगे कि हमारा स्टॉक बढ़ेगा या फिर इसके प्राइसेस घटेंगे या फिर बढ़ेंगे। सो विल यूज मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग मॉडल। तो यहाँ पर हम मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग मॉडल का यूज करेंगे। पॉपुलर मॉडल्स कौन कौन से हैं जो कि यूज होते हैं? पॉपुलर मॉडल हमारे पास है लीनियर रिग्रेशन, अरिमा, एलएसटीएम। एग्जाम्पल, प्रेडिक्ट वेदर अ स्टॉक प्राइस विल राइज और फॉल बेस्ड ऑन लास्ट 24 आवर्स ट्रेंड। तो हमें बताना है कि स्टॉक के प्राइस जो है वो बढ़े हैं या घटे हैं पिछले 24 घंटे में। रियल टाइम प्रोसेसिंग में हम कौन कौन से टूल्स का यूज करेंगे? वही सेम टूल्स हैं, अपाचे काफका और स्पार्क स्ट्रीमिंग। सो नेक्स्ट इज योर, अब रियल टाइम प्रोसेसिंग के बाद हम क्या करते हैं? विजुअलाइज करते हैं और इनसाइट्स करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, अब हमने विजुअलाइज कर लिया कि हमारे पास, मतलब हमें प्रिडिक्ट कर लिया, प्रिडिक्ट करने के बाद हमने रियल टाइम प्रोसेसिंग कर ली। रियल टाइम प्रोसेसिंग करने के बाद हम क्या करेंगे? उस चीज को डिस्प्ले कर देंगे कि भाई ये स्टॉक का ट्रेंड रहने वाला है, और हमने देन प्रिडिक्टेड प्राइस मूवमेंट्स एंड ट्रेडिंग सिग्नल्स ऑन द डैशबोर्ड। तो मतलब जो भी हमारा जो प्रिडिक्टेड प्राइस है या फिर ट्रेंड है उसे हम डैशबोर्ड पर लगा देंगे। एग्जाम्पल, रियल टाइम ग्राफ। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट। फॉर द नोट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए इस यूनिट के तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करी है, उस लिंक को क्लिक करोगे आपको इस यूनिट के नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।